अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, अ वेरी 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 हैप्पी मंडे। और एक नई एनर्जी के साथ इस हफ्ते को हम शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि सैटरडे को जो मैच था वो पाकिस्तान जीत गया। काफ़ी इंटेंस मैच था, ऐसा लग रहा था कि शायद हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल से लेके पीक पे गए। बड़ा थ्रिलिंग मैच था। मैं यूजुअली दोपहर में एक नैप ले लेती हूँ, लेकिन उस दिन इतनी टेंशन थी कि नैप नहीं ली गई। और जब शाम को सब खाना खा रहे थे तो सब यही कह रहे थे कि अब जब मैच जीत गए हैं तो थोड़ा सुकून आ गया, अब कुछ खाएंगे, वरना दोपहर में मेरे घर में तो खाना भी किसी ने नहीं खाया था। बड़ी इंटेंस सिचुएशन हो गई थी। सबसे पहले शामिल करेंगे आज के मौसम को, क्योंकि 7:15 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मेरे घर के पास तो बारिश हो रही थी। माशाल्लाह से कराची इतना बड़ा है, पाकिस्तान में इतनी वेरिएशन आ गई है। कराची के एक हिस्से में बारिश होती है तो दूसरे हिस्से में फ़ोन करके पूछना पड़ता है वहाँ हो रही है या नहीं हो रही है। 15 मिनट से आधे घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर 7:15 से लेकर 7:30 बजे तक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्रिजलिंग हो रही थी। मज़ीद आज के मौसम क्या रहेगा देखते हैं। कराची में आज पार्टली क्लाउडी रहेगा, 33% डिग्री सेंटीग्रेड है और सुबह बारिश हुई है। मुझे तो शदीद उम्मीद है, इतने चांस नहीं है रेन के, लेकिन मुझे शदीद उम्मीद है कि अभी शाम को भी या दोपहर में बारिश ज़रूर होगी। इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और शदीद सनी है शदीद सनी है। वहाँ पर बारिश के या फिर ड्रिजलिंग के कोई भी इम्कानात नहीं है। लाहौर की बारिश करते हैं तो आज वहाँ पर थंडर स्टॉर्म आने के चांसेस हैं और टेम्परेचर हो रहा है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लाहौर वाले आज जो है वो पकौड़े, चाय और पता नहीं क्या क्या एंजॉय करने वाले हैं। इसी हफ्ते में कुछ ऐसी भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जो मुझे लगता है कि आई डोंट नो मुल्क के लिए मफाद में है या अवाम के मफाद में फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि अवाम बहुत परेशान है। सबसे इम्पॉर्टेंट बुरी ख़बर जो इस वक्त है, बहुत अफसोस हो रहा है शेयर करते हुए, लेकिन जो गैस की प्राइसेस हैं, यानी कि जो सुई गैस आपके घर में आती है जिस पे खाना पकता है, उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। जी जनाब, जो सुई गैस पे जनरेटर हम लोग खुशी खुशी चलाते थे ना, अब हमें बड़ा सोच के जनरेटर गैस पे चलाना होगा, क्योंकि अगर आपके यूनिट्स 50 से कम यूज़ होते हैं मंथली तो आप माफ़ हैं, आपका कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके 100 यूनिट से ज़्यादा हैं तो पहले आपका बिल आता था 127 रुपये, लेकिन अब जो आपका बिल आएगा वो आएगा 300 रुपये। जी हाँ जनाब, आपका डबल से भी ज़्यादा बिल आने वाला है। अगर आपके यूनिट्स हैं 200 रुपये तो पहले आपका बिल आता था 264, लेकिन अब आपका जो बिल आएगा वो आएगा 530, यानी कि 530। जी जनाब, ये भी जो है वो डबल हो गई है कीमत। अगर आपके 300 यूनिट हैं तो आपका पहले बिल आता था 275 रुपीज़, यानी कि 275 रुपये, लेकिन अब जो आएगा वो आएगा 783, यानी कि 778 रुपये। आई होप 78 ही कहते हैं। 400 यूनिट्स जो हैं, आपके पहले बिल आता था 780 रुपये। अगर आपके 400 यूनिट्स होते थे तो आपका 780 रुपये बिल आता था, लेकिन अब जनाब आपका जो बिल आने वाला है लोगों, क्योंकि ज़्यादातर 400 यूनिट्स ही होते हैं, तो अब बिल आने वाला है 1107 रुपये। जी हाँ जनाब, कमर बांध लें और सेविंग्स शुरू कर दें इन बिल्स के लिए। अगर आपके 400 से ज़ायद यूनिट्स आप इस्तेमाल करते हैं तो अब आपका बिल जो आएगा वो होगा 1400 रुपये। जी हाँ जनाब, 1400 रुपये। तो जनरेटर जो हम बड़े मज़े मज़े में चला रहे होते हैं ना, कभी कभी हम कहते हैं कि चलने दो, लाइट आ गई है, 15 मिनट 20 मिनट हो गए हैं फिर भी जनरेटर चल रहा है, तो जनाब अब आपको होशियारी का जो है ना मुजाहरा करना पड़ेगा और बिल जो है वो देख दाख के जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान ने एक खुशी की खबर ये है कि बांग्लादेश को तो हराया ही है, वर्ल्ड कप में प्रवेश कर ही रहा है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अफ़गानिस्तान को मेरे याददाश्त जो है वो ख़राब हो गई है, अफ़गानिस्तान को हराया है। साथ ही साथ स्नोकर में भी हमने जो है चैम्पियनशिप हासिल कर ली है। एशियन टीम स्नोकर चैम्पियनशिप हमने हासिल कर ली है जनाब, कितनी अमेजिंग बात है। कादिर जो टीम पाकिस्तान को 2 डिफीट्स इन्होंने दी हैं जनाब इंडियन टीम को। साथ ही साथ टैक्स की जो डेडलाइन है वो भी मैंने बताया था कि एक्सटेंड होने वाली है, तो जनाब अब वो 3 जुलाई तक आपकी टैक्स जो डेडलाइंस हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं। आज एक और इम्पॉर्टेंट दिन है, लेडी डायना जिसके हम सब फ़ैन हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैन है, मैं पर्सनली उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। आज 1 जुलाई उनका बर्थडे है। आइए चल के ये पैकेज देखते हैं। पाकिस्तान भी आई थी तो शलवार कमीज़ पहन के इन्होंने जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे प्रेसिडेंट से भी मिली थी, वज़ीर आज़म से भी मिली थी। मुझे पर्सनली इनका हेयर कट बहुत अच्छा लगता था जनाब, ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, एजुकेशन उन्होंने वेस्ट हेल्थ स्कूल से हासिल की थी। प्लेस ऑफ डेथ जहाँ पर इनकी डेथ हुई, जो एक्सीडेंट हो गया था कार वाला, वो हुआ था पेरिस फ्रांस में। इनकी डेथ हुई थी 31
अगस्त को और आज जो है इनका यौम पैदाइश है जनाब। इनके हैट्स जो हैं वो तो लेजेंडरी होते थे, कितने खूबसूरत हैट्स पहनती थी ये। आई थिंक अपनी सास से इनको बड़ा इंस्पिरेशन था हैट्स का, क्योंकि जो प्रिंसेस हैं, क्वीन है, उनको जो है वो हैट्स का बहुत शौक था। और सबसे ज़्यादा वो कहती हैं कि मुझे हैट्स सबसे ज़्यादा स्पेंड भी वो अपने हैट्स पे करती थी, और डिज़ाइनर से वो कहती थी सबसे ज़्यादा जो है वो हैट के ऊपर ही स्पेंड करें, टाइम भी स्पेंड करें, और मुझे इतना यूनिक हेड चाहिए जो को पूरे शहर में किसी ने, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में किसी का ना हो। तो जनाब ये थी आज की इम्पॉर्टेंट खबरें जो हमें आप तक पहुंचानी थी। उसी के साथ आज हमारे साथ कौन मौजूद है, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको ऐसी इंस्पिरेशन से मिलवाया जाए कि जिसे आप देखें तो आपके अंदर भी उम्मीद की किरण ज़रूर पैदा हो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने स्टार्टअप लिया एक ठेले से। एज अ नौजवान वो पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, ठेले से लेकर आज माशाल्लाह आईटी कंपनी के हेड हैं, सीईओ हैं, ओनर हैं उसके। तो ये ठेले से लेके एक कंपनी के ओनर होने तक का सफ़र कैसा था, किस तरह तय किया, ये तो वो हमें खुद बताएंगे। इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको फाउंडर सीईओ इस्लाम 360 ऐप के जाहिद हुसैन छीपा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मौसम अच्छा है, मौसम एंजॉय किया आज आपने? जी बिल्कुल, मौसम बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। बल्कि इवन आप तो आज सुबह की बता रही हैं, कल रात भी ड्रिजलिंग हो रही थी। बिल्कुल, कल रात भी ड्रिजलिंग हुई थी। एग्जैक्टली 7:30 पे आई थिंक हुई थी उस टाइम। जी बिल्कुल ऐसा ही था, मगरिब के बाद। बिल्कुल आपने एंजॉय की थी? जी बिल्कुल, बारिश और एंजॉय ना किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जाहिद, थोड़ा सा बताइएगा, जब स्टूडेंट थे और इतने लो से स्टार्ट लिया कि बस स्टार्टअप, जाहिर है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप लिया होगा, वो कैसी फीलिंग्स थी, क्या सोचते थे कि बस पढ़ना है किसी तरीके से? अच्छा रिनम, बेसिकली जो एक आम आदमी होता है ना, वो इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता लाइफ के अंदर, उसकी चीज़ें प्लान भी नहीं होती ना। होता क्या है कि जी वो लाइफ अपनी शुरू कर देता है। दोस्त अहबाब अगर एडमिशन लेना चाहते हैं कि प्री इंजीनियरिंग में करना चाहिए या प्री मेडिकल में जाना चाहिए, तो देखता है दोस्त कहाँ जा रहे हैं, वो वहाँ पर चला जाता है, क्योंकि चॉइस कम होती है ना कि हम इस जगह पे एडमिशन लें, हमने ये प्लान करना है, फला करना है। मैं पोजीशन होल्डर लड़का था अपने स्कूल का, लेकिन जब मैं वहाँ पर केले बेचा करता था तो मैं सोचा करता था कि यार लाइफ में आगे कैसे जाएंगे। उस वक्त भी मैं ये जवाब जानता था कि मैंने पढ़ना है, और तालीम एक ऐसा सिक्का है जिससे मैं दुनिया में हर चीज़ खरीद सकता हूँ। तो वही कोशिश करता रहता था कि साथ साथ जैसे मैं यानी सुबह काम किया करता था, शाम में मैं पढ़ा करता था। तो इससे फ़ायदा ये होता था कि कम से कम मेरी अपनी नॉलेज बढ़ती रही और मेरी जो एजुकेशन है वो भी आगे चलती रही। मैंने ग्रेजुएशन इस तरह ही किया, एक छोटी सी जॉब करता था। उसके बाद 2002 से पहले, यानी तक ग्रेजुएशन मेरा हुआ 2002 की बात थी, 1998 से मैं आईटी इंडस्ट्री में आया। अब तकरीबन 21 साल हो गए मुझे प्रोग्रामिंग करते हुए। प्योरली प्रोग्रामिंग करता हूँ, यानी मैं बीवी बच्चों के बगैर 2-3 दिन निकाल लेता हूँ। अच्छा? लेकिन कंप्यूटर के बगैर 2-3 दिन निकालना मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं है। बीवी तो गुस्सा होती होंगी आपकी? बहुत ज़्यादा। वो तो कहती है पहली बीवी तुम्हारा कंप्यूटर है, दूसरी मैं हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या इंस्पिरेशन क्या थी कि मुझे बस आगे बढ़ना है, कुछ बनना है? बुरा नहीं लगता था कभी फ्रेंड्स वगैरह मजाक उड़ाते हो? नहीं, मजाक उड़ाने वाले तो कोई दोस्त किसी किस्म के नहीं, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो लाजिम थे हाई फाई क्लास के, तो वो भी नहीं थे, वो भी मेरी तरह के आम लोग हुआ करते थे। लेकिन मेरे स्कूल के अंदर भी, यानी मैं 7th क्लास से अपने स्कूल की फ़ीस खुद दिया करता था। अच्छा? मैं शाम में एज ए कंपाउंडर की जॉब किया करता था, वहाँ से जो पैसे मिला करते थे वो अपने स्कूल की फ़ीस देता था। तो मुझे याद है हमारी एक टीचर होती थी मिस फहमीदा और मिस शगुफ्ता। तो मिस शगुफ्ता अक्सर कहा करती थी कि मुझे जाहिद की फ़ीस लेते हुए ज़्यादा खुशी होती है कि ये रात काम करता है और सुबह मुझे दे देता है। तो मेरे स्कूल के तमाम दोस्त वगैरह मोटिवेट ही करते थे कि कोई बात नहीं है यार, ये तो लाइफ में आगे जाने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मुझे आज ये नेशनल टेलीविजन पे देख रहे हैं और ये देखते हैं तो मुझे उस पर बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि यार हमने तुम्हारा क्या वक्त देखा था और आज अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल। कंपनी रन कर रहे हैं, आईटी कंपनी है, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस का भी सामना आया ही होगा। किस तरीके से यहाँ तक कैसे लेके पहुँचे कि इतने छोटे स्टार्टअप से यहाँ तक कैसे लेके पहुँचे? अच्छा देखिए, इसमें बहुत मैं आसान लफ्जों में एक बात बयान करूँ कि स्ट्रगल की लाइफ वो वाली थी। आईटी कंपनी बनाने के बाद अल्लाह का शुक्र है मुझे स्ट्रगल का कोई सामना नहीं करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस सेंस में कि काम अल्लाह ताला ने ये जो इस्लाम 360 मेरी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये हमारा अल्लाह का शुक्र है ब्रेड एंड बटर नहीं है। कमर्शियल प्रोजेक्ट हम दूसरे करते हैं। अच्छा। टेलको इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ काम था अल्लाह ताला की रजा की खातिर। जब अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड, उसका रिटर्न बहुत अच्छा देता है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मेरी अच्छा, बहुत ऐप के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि आपकी ऐप जो इस्लाम 360 ऐप है वो किस तरीके से ऑपरेट करती है, क्या क्या उसके ऑप्शंस है, थोड़ा सा उसको ब्रीफ कीजिए। जी रिनम, मैं बेसिकली इस्लाम 360 मेरी एक मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे बेसिकली अगर आप कुरान मजीद पढ़ना चाहें जी जी तो वो पढ़ सकते हैं। आप कोई मौजू तलाश करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आज आप प्रोग्राम कर रही हैं मिसाल के तौर पर झूठ के मौजू पर, बिल्कुल। अब ये देखना चाहती हैं कि झूठ के मुतालिक कितनी कुरान में आयातें क्या और कहाँ है, कहा गया है, तो वो जरा देखिए कितना आसान हो जाता है। अगर मेरी स्क्रीन आपको दिखा सके इस वक्त, ये कुरान अगर सिंपल पढ़ना चाहें विदाउट इंटरनेट के चल रहा है सब कुछ सिवाय ऑडियो के। ये मैं सूरह बकरा पे क्लिक करता हूँ और ये सूरह बकरा इस वक्त, ये देखिए, इसको मैं प्ले कर देता हूँ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तकीन। रनम, आप इस आयत को याद करना चाहती हैं तो यहीं पर ये रिपीट की फैसिलिटी है। अच्छा। ये इस आयत को 1,00,000 मरतबा चलाएगा जब तक आपको याद ना हो जाए। इसमें मोर देन 11 से ज़्यादा ट्रांसलेशन मौजूद हैं मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की, ताकि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हो सके। अब ज़रा देखिएगा मौजू, मिसाल के तौर पर जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था झूठ के मौजू पर, बिल्कुल। वो आपसे कहता है कि आप इंग्लिश में लाई लिखेंगे, उर्दू में झूठ लिखेंगे, रोमन में झूठ लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, टर्किश में लिखेंगे, मलयालम में लिखेंगे, नेपाली में लिखेंगे, सारे ज़माने मौजूद। जबरदस्त। मैं देखिए रोमन में लिखता हूँ, जिसमें मैं और आप मैसेज करते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, कब है। बिल्कुल। ये मेरी स्क्रीन अगर दिखा सके, मैंने टाइप किया यहाँ पे बिल्कुल झूठ, दिखा रही है आपकी स्क्रीन। ये झूठ मैंने टाइप किया और सर्च का बटन दबाया, बगैर इंटरनेट के ये ढूंढ लाया 52 आयात हैं कुरान मजीद में जो इस वक्त आपको यहाँ नजर आ रही हैं। और जो ये रोमनाइज उर्दू आप देख रहे हैं ना, उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने, ये गूगल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जिसने कुरान मजीद को रोमनाइज उर्दू में ट्रांसलेट किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कहा मुझे इसकी उर्दू पढ़नी है, आप उर्दू पे क्लिक कीजिए, वो पूछेगा उर्दू किसकी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी, सारे मकातिब फ़िक्र हैं। मैं क्लिक करता हूँ, सुनिएगा जरा। उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया। इसी तरीके से आपने चाहा कि नहीं ये आयत बहुत ज़बरदस्त है, मुझे अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, ज़रा देखिएगा मोर, ये मैंने शेयर पे क्लिक किया, डिज़ाइन बना दिया, वो पूछेगा कौन सा डिज़ाइन लगा दूँ। मैंने कहा इस डिज़ाइन के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया, मैंने कहा कलर कर दीजिए, आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, मैसेंजर जहाँ भेजना चाहे भेज दीजिए, ये पिक्चर चली जाएगी। आपने कहा नहीं जनाब, मैं इसकी तफसीर पढ़ना चाहती थी, मोर पे जाइए, यहीं पर इसकी तफसीर मौजूद है। ये तफहीमुल कुरान मौलाना मौदूदी की, सुनिए। उनके दिलों में एक बीमारी है। टाइम क्योंकि कम है, मैं कंप्लीट तफसीर नहीं सुना रहा आपको। ये तफसीर इब्ने कसीर पूरी मौजूद है, डॉक्टर स्टार साहब की ऑडियो तफसीर, फी कुलूबिहिम मरद, उनके दिलों में एक रोग है, बीमार। मुफ्ती सईद साहब की ऑडियो तफसीर, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर, सुनिए। ये वही बात है जो पीछे आयत नंबर 7 में कही गई थी। अच्छा यही नहीं, अगर आप एक और काम देखिए कि मैं और आप कुरान पढ़ते हैं, ये वाला फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कुरान मजीद में 77,881 वर्ड्स हैं। मैं हर वर्ड की अगर डिक्शनरी देखना चाहूँ, ये ज़रा देखिएगा, एक एक वर्ड की डिक्शनरी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये मरदुन के मानी पूरे इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं। जबरदस्त। कुरान मजीद के एक 11 साल लगे मुझे इसकी रिसर्च करने पे। आज ये वर्ल्ड नंबर 3 रैंक की ऐप है और पाकिस्तान नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड है इसके अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट बिकॉज ऑफ के मेरे और मेरे अम्मी अब्बा की बख्शिश हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। इवन एक कमाल और देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बोलने पर ये सर्च कर ले, जरा देखिएगा कि मेरे बोलने पर ये किस तरह सर्च करता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते हुए मैं कोई बात बोलता हूँ तो जरा देखिएगा किस तरह होता है। या किसी को लिखना नहीं आता है अगर, जी लिखना नहीं आता, जरा देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की 7 आयात हैं, ये सब के सब लेकर आ गया इस वक्त तर्जुमा के साथ, जी तफसीर के बिल्कुल। साथ, माशाअल्लाह। इवन यही नहीं रेनम, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं जब बड़ा हो जाता हूँ ना, मेरी तजवीद खराब हो जाती है। जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मैंने सूरह इखलास ओपन कर ली, ये जरा देखिए। मैंने कहा पहले मुझे पढ़ के सुनाओ कि कैसे पढ़ते हैं, सुनिएगा। ये मैंने सुन लिया, अब मैं इसको गलत पढ़ूंगा तो ये इसको रेड कर देगा। ओके। जरा देखिएगा, लम यलिद वलम यूलद, तो ये स्क्रीन दिखा देगी इस वक्त ये रेड हो चुका है। मैं अब इसको ठीक पढ़ूंगा तो ये इसको ग्रीन कर देगा। जरा देखिएगा,
अल्लाहुस समद, कह रहा आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, ये ग्रीन हो गया। इस तरीके से आपकी तजवीद को भी बेहतर कर देता है। इवन आप ये देखना चाहती हैं कि मैं अहादीस, ये अहादीस हैं 78,000 अहादीस हैं जो इस 400 ग्राम की डिवाइस में बगैर इंटरनेट के चलेंगी, बगैर इंटरनेट के। ये मैंने सही बुखारी पे क्लिक किया, किताब ईमान का बयान, ये हदीसें आ गई आपके सामने। ज़रा देखिए, ये मेरी स्क्रीन दिखा रही होगी कि ये उर्दू में नीचे यहाँ मौजूद है। इवन आप इसको सुनना चाहते हैं, सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने चाहा कि नहीं मैं टॉपिक सर्च करना चाहती हूँ, ये मैंने सर्च पे क्लिक किया, कोई टॉपिक आप बताइए, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अंबिया, कोई बताइए। रोज़ा रोज़े के मुतालिक। ये मैंने कहा कि जी रोज़े के मुतालिक उर्दू में ढूंढते हैं। ये मैंने यहाँ पर रोज़े लिखा, ये स्क्रीन दिखाएगी कि ये मैंने रोज़े यहाँ पर लिख दिया, बिल्कुल दिखा रही है। ये मैंने सर्च का बटन दबाया, रोज़े के मुतालिक तमाम अहादीस की बुक में 1091 रिवायतें, ये सब इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ गई, बगैर इंटरनेट के। ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन आप ये देखिए कि इसमें अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि नमाज की टाइमिंग, तो ये इस वक्त कराची की मुझे टाइमिंग दिखा रहा है। अच्छा, 27 लाख शहरों का रिकॉर्ड है जो कि इस 27 वक्त, लाख शहर। जी 27 लाख शहरों का रिकॉर्ड है। एप्लीकेशन के कोई 5.9 मिलियन डाउनलोड्स हैं, 59 लाख डाउनलोड्स हैं 177 कंट्रीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। माशाल्लाह। इवन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बच्चों के लिए कायदा अगर आप चलाना चाहते हैं, ये जरा देखिए कायदा, पुरानी कायदा जिससे स्टार्ट लेते हैं। ज़बर सा, दाल ज़बर दा, क़ाफ ज़बर क़ा, सादा क़ा। इस तरीके से आप कायदा याद कर सकते हैं। आपने कहा मुझे तस्बीह पढ़नी है, ये तस्बीह आपके पास जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ऊपर काउंटर चलता रहता है और पिक्चर विजिबल होती जाती है। 33 के बाद ये पिक्चर चेंज हो जाएगी ताकि बच्चों में एक अट्रैक्शन पैदा हो जाए। ये सब चीज़ें मौजूद है। माशाल्लाह, ये बहुत एक खूबसूरत सिंगल ऐप है। एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ऐप है, बहुत खूबसूरत ऐप है माशाल्लाह से। आप मतलब बच्चों से लेके बड़ों से लेके हर किसी के लिए सब कुछ है इस ऐप में। एक आम आदमी से लेकर स्कॉलर हजरात तक के लिए, यानी इसमें उलमाए कराम के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। इमाम काबा से 3 मेरी 1-on-1 मुलाकात हो चुकी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। उस पर उनकी इतनी दुआएं थी कि यार ये तो तुमने कमाल काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मुल्कों से मुझे ऑफ़र हुई कि आप यहाँ सेटल हो जाएं, चीज़ें काम वगैरह, मैंने मना कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुल्क में बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई ये तो ब्रेवरी की बात है कि आप नहीं गए, वरना सबसे पहली कोशिश होती है लोगों की कि किसी बेहतर जगह सेटलमेंट हो जाए। अब बहुत ऑफर थी, बहुत और भी चीज़ों की ऑफर थी, एप्लीकेशन को सेल करने की भी ऑफर थी, लेकिन अल्लाह, यानी एक एप्लीकेशन है, नाम नहीं लेता, लेकिन उसका $2.45 मिलियन के अंदर वो एप्लीकेशन सेल हुई है। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई, अब जो हमसे तकरीबन ये समझिए कि हमारी एप्लीकेशन उनसे 1000 गुना बड़ी एप्लीकेशन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह बेचने का और इस तरह का कोई ताल्लुक कोई नहीं इरादा है, नहीं कोई है इरादा आपका। भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल यानी आप ये सोचिए, मैं अगर सिर्फ स्क्रीन व्यूज दिखाऊं आपको, ये गूगल की रिपोर्ट है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, मेरा स्क्रीन दिखा सके कि इस वक्त यानी सिर्फ 1 महीने में हमारे स्क्रीन व्यूज की तादाद तकरीबन 5 करोड़ 24 लाख है। अगर एक स्क्रीन के ऊपर 1 रुपया भी कमाते ना, पाकिस्तानी रुपीस, डॉलर भी नहीं, तो 1 महीने की इनकम तकरीबन 5.25 करोड़ रुपए है। लेकिन अल्लाह के शुक्र है ऑब्जेक्टिव ये वाला नहीं है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। ये तो बहुत ही ज़्यादा दिल गुर्दे की बात है कि आपने इतनी खूबसूरत एक तो ऐप बनाई। सबसे बड़ी बात है कि आपकी नीयत पाक है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपके इसके तवज्जुह से आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देगा, बहुत सारे बाकी मकामात में अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देगा। और कोई ऐसी ऐप जो इसका फंक्शन रह रहा हो, कुछ रह तो नहीं जी रहा? ज़रूर। मैं पहले एक बात ये बताऊं कि यूज़र हमारे, ये इसको सवाल ये पैदा होता है लोगों के जहनों में कि जी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। बिल्कुल, तो मैं यही आ डाउनलोड रही करने थी। का, हाँ, डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर आप लिखिए इस्लाम 360, यानी अगर एंड्रॉइड फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप आईफोन के यूज़र हैं तो ऐप स्टोर पर जाकर लिखें इस्लाम 360 जी। तो एप्लीकेशन वहाँ फ्री मौजूद है, आप फ्री डाउनलोड कर लीजिए इसको। बस एक उसका हदिया है, वो हदिया है दुआ, कि आप हमें दुआ दे दें और इस एप्लीकेशन को फ्री इस्तेमाल करें। एप्लीकेशन के फीचर के लिहाज से आपने एक बात कही, तो मैं फीचर के लिहाज से आपको बता दूं कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो कुरान मजीद पढ़ा जाता है वो कुरान मजीद होता ही है 16 लाइनों का या 15 लाइनों का। ये लोड हो जाता है, जरा स्क्रीन पे देखिएगा कि 16 लाइनों का या 15 लाइनों का ये कुरान पढ़ा जाता है हमारे पास।
तो ये सब कुछ देखिए, बिल्कुल नॉर्मल कुरान मजीद की तरह ये आपके सामने मौजूद है और बड़े हरूफ में मौजूद है। जी बिल्कुल, जो हमारे बुजुर्ग हज़रात पढ़ना चाहते हैं या फला पढ़ना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। इवन अगर आप ये चाहती हैं कि मैं यहाँ पर कुरान फहमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने बच्चों को सब्जेक्ट याद करवाने, ये ज़रा देखिएगा, इस पे हज़रत तकी उस्मानी साहब बहुत खुश हुए थे और कहने लगे कि भाई ये कब से काम कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल काम है, ज़रा देखिएगा। ये मैंने उर्दू के कोई 1300 से ऊपर टॉपिक्स बनाए। अच्छा, ये मैंने अल्फ़ाबेट लिया बे, ये बे पे मैंने क्लिक किया, मुख्तलिफ टॉपिक आ गए। जबरदस्त। पहला टॉपिक है बदन का ढकना, मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए इधर आपके सामने आयत आ गई। ना लफ्ज इसमें बदन है ना ढकना, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है, ए औलादे आदम तुम मस्जिद के हर हाजिर के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो। बदन ढक गया, कॉन्टेक्स्ट वही है। मैं रिनम की स्पेलिंग गूगल पे गलत लिखता हूँ, वो उसको सही करता है और कहता है डिड यू मीन, यही ढूंढना चाह रहे थे। सेम इट इज, यही वाला काम है कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग है। इसमें हज़रत तकी उस्मानी साहब बहुत परे हो, यानी खुश हुए थे। वाकई में वो कहने ये लगे तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो है एक आंसर डाल दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मैं आपको इस पे और दिखाता हूं कि आपके बोलने पर ये कैसे काम करता है, आपसे बातें कैसे करता है। बातें करने के ऊपर जरा देखिएगा आप कि मैंने यहां पर आकर इसको कहा ओके इस्लाम सूरह फातिहा की तिलावत करें। तर्जुमे के साथ या तर्जुमे के बगैर? तर्जुमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि सुभान अल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तरीके से आपके बोलने पर ये काम कर लेता है। मैं अगर इससे ये बात करता हूं ओके इस्लाम हदीस में तलाश करें, तो ये सारी चीजें, ये किबला मेरे सामने ले आता है। इस तरीके से अच्छा, किबला भी इससे डिटेक्ट किया जा जी सकता जी है? जी, किबला भी डिटेक्ट किया जा सकता है, यानी पूरी दुनिया में जो ट्रैवल किया करते हैं लोग, बिल्कुल। और तो वो वहां पे अच्छा, ये हमारे साइड पे किबला कहाँ है, आप डिटेक्ट करके दिखाइएगा। बिल्कुल ये दिखा देता हूँ, ये किबला डायरेक्शन ये इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ओके, आप वहां से ना देखिएगा स्क्रीन से, बिल्कुल, मेरी इस बिल्कुल। टैब मैं से समझ देखिएगा, गई हूँ, मैं तो समझ ये गई हूँ। किबला डायरेक्शन इस वक्त आपको यहाँ पे दिखा बिल्कुल, रहा है। यानी कि आपकी तरफ हमारा जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जबरदस्त। किबला डायरेक्शन आपको शो कर रहा होता है। किबला डायरेक्शन भी कोई 27 लाख से ज्यादा शहरों का है जो कि इसके अंदर मौजूद है, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन भैया, आपने तो मतलब मैं बिल्कुल हैरान रह गई हूँ, आपने बाकायदा एक मैजिक बना दिया है कि आज के दौर में जब हमें इतनी मुश्किलात का सामना होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, क़ारी और बच्चों को पढ़ाने में इतना मसला होता है क्योंकि पेरेंट्स साथ बैठ नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और कौन पढ़ा रहा है, किस तरह पढ़ा रहा है। मोस्टली तो ये होता है घरों की बच्चियाँ जिन्होंने कुरान शरीफ ख़त्म किया हुआ है, उसको पढ़ा हुआ है, तो उसके पास ही बच्चों को भेज देते हैं कि आप जाएँ बाजी से पढ़ लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी तज़कीर तानीस और जो है ना उसकी ज़ेर ज़बर की वो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी नहीं हो पाती सही जो है असल नहीं ना, बेसिकली आप ये तो ये सोचा, आप तो बच्चों के लिहाज से सोच रही हैं, वो बच्चे तो मदरसे भी जा सकते हैं, उनके पास कारी साहब भी आ सकते हैं। बिल्कुल। व्हाट अबाउट मी एंड यू, हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि मसला ये होता है कि आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, और हम सबसे बड़ी बात शर्माते भी हैं, शर्माते बड़े होने के बाद। एक ईगो जो हर्ट होती है ना, बिल्कुल। उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम सोचते हैं कि यार अब कारी साहब के सामने, बच्चों के सामने पढ़ेंगे यार, अच्छा नहीं लगेगा, उनसे पूछेंगे, शर्म आएगी। जी। तो अब सबसे आसान चीज ये है कि आप अपने बिस्तर पर जब बैठे, रोज की 2 आयतें, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 2 आयतें, मोबाइल खोलना है, मोबाइल खोलने के बाद 2 आयतें पढ़नी, आपने कहा बिल्कुल ठीक पढ़ा, उसको रखा मोबाइल को, सो गए। इसका बेनिफिट मिलता है, इससे फायदा ये होगा कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बैठे हैं, किसी इंतजार में हैं। अरबी में सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैंने ट्रैवलिंग के दौरान में देखी, अरबी में सबसे बड़ी क्वालिटी है, और जो लोग हरम गए वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि हरम अगर अकामत जमात खड़ी होने में 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट है, अरबी कुछ नहीं करता, कुरान निकालता, पढ़ना शुरू कर देता है कहीं से भी खोल के। अब आप, मैं कहीं डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, कहीं किसी वेटिंग लाइन में है, कुछ भी है, निकाला मोबाइल फोन, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल भाई इंटरनेट तो आपके, यानी वीडियो चलेंगी तब जब इंटरनेट होगा, बिल्कुल इंटरनेट होगा, यूट्यूब तब चलेगा जब इंटरनेट होगा, बिल्कुल ऐसे डेटा पैकेट खर्च होगा। ये तो निकालिए, कुरान की 2 आयतें तिलावत कर ली, अजर भी मिल गया,
जो टाइम लगना था वो टाइम भी बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, तो ये बहुत आसान सुभान हो जाता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी ज़बरदस्त ऐप जाहिद ने बनाई है कि मैं तो हैरान रह गई हूँ बिल्कुल। और मैं ख़ुद भी आज ही डाउनलोड करूँगी, इस्लाम 360 इस ऐप का नाम है, आप भी डाउनलोड कीजिएगा, मैं भी डाउनलोड करूँगी। बहुत शुक्रिया जाहिद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप आए और हमें इतनी अच्छी ऐप से हमें और हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत शुक्रिया आपका। उसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही थी ऐप 360 की, इस्लाम ऐप 360 की, जो कि खूबसूरत ऐप थी। अब हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं छोटी सी प्यारी सी, बहुत ही ज़बरदस्त और ज़हीन। मैं तो इस एज में बिल्कुल भी इतनी ज़हीन तो बिल्कुल भी नहीं थी। आज जो हमारी दोस्त हैं, जो आज हमारे शो पर आई हैं, छोटी सी एंजल, उन्होंने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। पहले जो रिकॉर्ड था वो था 2413 वर्ड्स की पोम लिखने का जो एक रिकॉर्ड था, वो ईमान ने ब्रेक किया है। 2518 वर्ड्स की पोम लिख के, इनकी पोम का नाम है वर्दी। तो जनाब आपको मज़ीद किसी सस्पेंस के बगैर इंट्रोड्यूस करवाते हैं ईमान साद से, जो कि 18 साल की छोटी सी स्टार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक है बिल्कुल, ईमान? जी, बिल्कुल। इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ लिया, इतनी सारी कैसे वर्ड्स लिख लिए? नहीं, बस बचपन से लिखने का शौक था एंड मुझे लगा कि बचपन से लिखने का शौक था जनाब, बचपन से लिखने का शौक था, लेकिन सपोर्ट किसने किया ये भी तो ज़रा इनसे पूछें। तो जनाब सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट आपको करते हैं वो हैं आपके पेरेंट्स, और पेरेंट्स में जिन्होंने सबसे ज़्यादा ईमान को सपोर्ट किया, वैसे तो दोनों पेरेंट्स इक्वल होते हैं, लेकिन कोई एक की कभी ना कभी थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा एफर्ट होती है। तो इस वक्त जो हमारे सेट पे मौजूद हैं वो है ईमान के फादर साद कुतवावी। अस्सलाम वालेकुम साद सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? सपोर्ट किया है जी हाँ, ईमान को? बिल्कुल, हमेशा से सपोर्ट किया है और इसको बेटी और बेटा दोनों समझ के बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है क्या? कि हम बेटियों को भी उतना ही सपोर्ट करें जितना हम बिल्कुल। अपने बेटों को करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ईमान आप बताएं कि शुरू से लिखने का शौक था, मज़ीद क्या क्या शौक थे? अच्छा, ईमान की मज़ेदार बात जो मुझे बड़ी हैरान कुन लगी वो ये कि इन्होंने गेम भी, आप ये देखें, गेम भी इन्होंने डेवलप किया है, एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट लेवल 2, इसमें भी इन्होंने सर्टिफिकेशन ली है। 14 साल की उम्र में इन्होंने जो है वो गेम डेवलप किया था। ये इनके सर्टिफिकेट का क्लोजअप है, ये देखिए जनाब, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट ईमान साद एट द एज ऑफ 14। आप देखें 14 साल की उम्र में आपने भाई कैसे किया ये? नहीं, बचपन से आई फील मुझे बहुत मुझे बहुत ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें करने का हमेशा से शौक है। जैसे अब गेमिंग की बात करिए, मुझे स्क्रैबल खेलने का बहुत शौक है। अच्छा, जी, स्क्रैबल में कभी पार्टिसिपेट किया है? हाँ, पिछले साल मैंने मतलब जो हॉलिक्स इंटर स्कूल चैम्पियनशिप भी थी अक्रॉस पाकिस्तान, उसमें टॉप 10 में भी आई थी। वाओ, माशाल्लाह। एंड वो ऐसा था कि लाइक अपनी एज की वजह से मैं रह गई, वरना मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए भी सेलेक्ट हो गई थी। ओके, यस, इसके अलावा चेस खेलने का मुझे बहुत शौक है। चेस खेलने का? जी, एंड ऐसे राइटिंग ऑब्वियसली क्योंकि पोइट्री से रिलेटेड होता है, तो मुझे ऐसे राइटिंग करने का बहुत शौक अच्छा, है। दूसरा भी सर्टिफिकेट है भाई, इन्होंने जो है सिक्योरिंग द सेकंड पोजीशन, इन्होंने प्रेप 2 9 है ना, यही है ना, प्रेप 2 क्लास में। ये भी देखिए भाई, अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट भी जो है इनकी बहुत ज़्यादा थी भाई। अचीवमेंट्स जो हैं वो एकेडमिक में भी हैं, IT में भी हैं, ऐसे राइटिंग में भी हैं। तो कैसे ईमान, इतना सब कुछ कैसे? बस मुझे था कि मैं जो भी काम करूँ अगर इसको फुल फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ करूँ, तो मेरे पापा ने भी मुझे हमेशा यही बात बोली है कि जो काम करो उसको फुल फोकस के साथ करो, डिटर्मिनेशन के साथ करो, और बाकी अल्लाह आपकी हेल्प करता है। बिल्कुल। तो पढ़ाई में भी स्कूल में भी हाई अचीवर रही हूँ मैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह का सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाना चाहती हूँ इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पोम जो आपने लिखी है इतनी खूबसूरत सी, इसकी कुछ वर्सेस पढ़ के सुना दें। अच्छा, तो स्टार्ट मेरी इस तरह से होती है कि मैं अल्लाह ताला का जिक्र करती हूँ। अब पोइट्री के बारे में बता रही हूँ कि पोइट्री का मीनिंग क्या है। तो वो स्टार्ट इस तरह से होता है कि इन दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोइट्री आई शॉल टेल यू अ स्टोरी अबाउट लव, व्हाट इज़ लव, एन इमोशन, अ पीस ऑफ अफेक्शन, और a virtual form of devotion, whatever it is, in the end, yes, love is worthy. So इसका बेसिकली सेंट्रल आइडिया ये है कि जो भी हो, लव जो होता है ना, वो वर्दी कौन सा लव है, वो वाला लव है जो हम अल्लाह ताला से करते हैं। उसका जो वो मतलब वो एक ऐसा लव है जो सबसे सुपीरियर है। तो अपनी पोइट्री में मैंने यही चीज़ बताई है कि मतलब अल्लाह ताला से जो मैं प्यार करते हैं, जो हम सब करते हैं टुगेदर, वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर, वो सबसे ज़्यादा बेहतर और बढ़कर है।
बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा सा है आपका, अल्लाह ताला से भी लगाव है। जी, उसी के ऊपर है। और मैंने यही बताया कि मतलब लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए आपके पास, अगर आप अल्लाह ताला का हाथ नहीं छोड़ते, सो यू कैन नेवर यू नो लाइक लूज़ एनी सिचुएशन। आपके पास हमेशा उसका होल्ड आ जाता है, आगे बढ़ने की उम्मीद आ जाती है। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है कि अल्लाह ताला को जब आप जो है सारा ट्रस्ट अल्लाह ताला से के ऊपर करते हैं कि नहीं जो अल्लाह ताला करेगा वही बेहतर होगा, तो बस जो है आउटकम हमेशा जो है वो बेहतरीन आता है। आप बताइएगा कि बचपन से ईमान इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स करती आ रही हैं, तो कैसा महसूस होता था? खुशी तो मुझे होती हमेशा होगी, प्राउड फील होता लेकिन था। कभी ऐसा फील नहीं होता था कि लोग कहते हैं भाई बेटियों को इतना सपोर्ट नहीं करो, इन्हें तो दूसरे घर जाना है, इन्हें क्या आता है? नहीं, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। मैंने इसको हमेशा फुल सपोर्ट किया और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे ऐसा लगता था कि शी कैन बी एन हाई अचीवर। तो मैं हमेशा इसके ऊपर नाराज़ ही होता था कि जो मैं चाहता था जिस तरह ये करना चाहती है, तो मैं इसको ये बोल रहा था कि जितना आप कर सकती हो ना, इससे आप कम कर रही हो। तो मतलब मैं उसको और ज़्यादा इसको देखना चाहता था। अच्छा, ऐसा होता है, इसलिए लेकिन कि मुझे कभी इसके कभी अंदर- बच्चे पेरेंट्स इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं, नहीं अभी और ज्यादा, नहीं, अभी मुझे और इसके अंदर ज्यादा, बच्चे डीमोटिवेट भी तो हो जाते हैं। डायनेमिक चीज़ नज़र आती थी शुरू से ही। तो इसलिए कभी ये अगर फर्स्ट की जगह सेकंड या थर्ड आती तो मैं इसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। हमेशा मैंने ये कहा कि नहीं, first अगर आओ। फर्स्ट आना चाहिए, तुम थर्ड आई हो तो इट्स अ लूजिंग पॉइंट फॉर यू। ओके, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, बाबा कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते? मैंने इसके second अंदर एक आने पे चीज़ भी नहीं नोट की है करते? कि जब जितना इसको डीमोटिवेट करते हैं ना, तो ये और ज़्यादा अच्छी करती है ना। अच्छा, ये मेरे इसके साथ तो अंदर- उल्टा है, मुझे कोई डीमोटिवेट कर दे मैं और ज्यादा नहीं, जैसे डीमोटिवेट मेरा हो जाती हूँ। दूसरा बेटा है, उसको मोटिवेशन ज़रूरी है, इसको थोड़ा डीमोटिवेट करते हैं तो ये फिर थोड़ा हाई अचीवर। मुझे ये होता है कि अब मुझे प्रूव करके दिखाना है। मुझे ऐसे क्यों बोला कि यू नो मैं नहीं कर सकती, अब तो मैं करके दिखाऊंगी। अच्छा, हाँ, ये मैंने पोइट्री में भी ये बात लिखी है कि यू नो यू शुड नेवर गिव अप। अगर स्क्रैबल की मैं बात करूँ तो जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था वो मेरे एक बहुत प्राइमरी लेवल पे था। एंड आई रिमेंबर उसमें 6 लोग, मतलब देयर वर 6 पीपल ऑल टुगेदर, उसमें से मैं 4th आई थी। तो मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझसे पूछा कि मतलब क्या पोजीशन आई। मैंने कहा आई केम 4th आउट ऑफ 6 पीपल। तो उसने मुझे कहा था ओ वेरी गुड, मतलब उसका इंटेंशन अच्छा था, बट मुझे बहुत सिंपैथेटिक वे में लगा कि यार 6 लोगों में से मैं 4th आई हूँ, इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसका मैंने कहा कि मुझे इसमें बड़े लेवल पे जाना है। फिर मैंने अगले सारी इंटर स्कूल में पार्टिसिपेट किया एंड उसमें आई थिंक 100 अबव लोग थे, उसमें से मैं टॉप 10 में आई। वाओ, तो मेरी मोटिवेशन वही थी। उसको वली को हराया था वो। हाँ, और एक नेशनल चैम्पियन थे, मैंने उनको भी हराया था। और मेरी मोटिवेशन यही थी कि जब मैं 6 लोगों में से 4th आई, अब तो मुझे दिखाना है कि नहीं, अगर इतने छोटे से स्केल में मैं लास्ट आ सकती हूँ तो इतने बड़े स्केल में भी मैं उस चीज़ को ओवरकम कर सकती हूँ और टॉप 10 में आ सकती हूँ। बिल्कुल। पढ़ाई आपने मेडिकल की तरफ रुझान है, आगे क्या इरादा है? डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनना है, अभी आगा खान का टेस्ट भी दिया है इंशाल्लाह। अच्छा, जी। इंशाल्लाह ताला ज़रूर। डॉक्टर बनने का क्या इंटरेस्ट होता है लड़कियों को? जिससे सुनो लड़कियों को मोस्टली डॉक्टर ही बनना होता है, क्यों भाई, क्यों होता है? मदद करना अच्छा लगता है लोगों की? मदद करना भी अच्छा लगता है। मुझे बचपन से ना, मतलब मैं जब छोटी थी मुझे एस्ट्रोनॉमर बनने का शौक था। मैं अच्छा। स्टार्स को देखती थी, मतलब थोड़ा पोइटिक इंसान होता है तो वो हमेशा आसमान को देख के सोचता है तारे वगैरह ये सब। तो मैंने जब मैं छोटी थी मेरे पापा को बोलती थी पापा मुझे एस्ट्रोनॉमर बनना है। तो ना सब लोग सोचते हैं एस्ट्रोनॉमर ये वो। अब मुझे फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा फ़िज़िक्स मेडिकल का सब्जेक्ट है। और मुझे अगर डॉक्टर की भी आप बात करें तो मुझे सर्जरी बहुत पसंद है। ओके। यस, तो मेरे जो सारे डर नहीं subjects- लगता ईमान को? नहीं मुझे तो ब्लड से बहुत डर लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब मेरी फैमिली में है थोड़ा बहुत कि लाइक मेरे रिलेटिव्स और ये सब उन सबको लगता है कि ब्लड से दूर रहना ये वो। मेरे भाई को भी मेरे भाई को भी डर लगता है। मैं अपने भाई को चिढ़ाती हूँ कि तुम्हें तो ब्लड से डर लगता है, मैं कर लेती हूँ, देखो आर्यन मुझे देखो। तो ब्लड से इतना डर नहीं लगता। वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि मैंने अपनी इंटर में ईमान मेरा भी था माँ बाप की, तो सारे माँ बाप की कोशिश होती है कि बेटी है तो वो ज़रूर मेडिकल को परस्यू करे। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो फ्रॉक को डाइसेक्ट करना था। मुझे पता चला कि भाई इंटरमीडिएट में जो प्रैक्टिकल आता है उसमें फ्रॉक को और जो है कॉकरोच को डाइसेक्ट करना पड़ेगा, और ग्लव्स भी आपको मिल गए तो आपकी लक है, वरना कोई चांस नहीं होता। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पढ़ना। फिर मैं बिजनेस स्टडीज़ की तरफ चली गई। तो अभी तक कोई डाइसेक्शन की है फ्रॉक वगैरह की? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं की? करनी पड़ेगी मैंने आगे A-levels जाके। किया है तो उसमें डाइसेक्शन नहीं होती। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं इंटर करती तो मुझे डाइसेक्ट करना पड़ता, तो इस डाइसेक्शन से बच गई मैं। तो ए लेवल्स हो गया? हाँ, A-levels हो गया। तो उसमें आप आप लोगों को कोई इस तरह के प्रैक्टिकल्स नहीं होते कि डाइसेक्शन हो रही है? अभी तक नहीं हुई। जहाँ अचानक जो है ना आप डायरेक्ट जाके इंसानी बॉडी को ही डाइसेक्ट करेंगे, ऐसा है? ऐसा ही है। और कितने भाई बहन हैं ईमान के? मेरा एक छोटा भाई है, 5 years छोटा है मुझसे। ओके, बस 2 हैं आप लोग? हाँ, तो भाई को तंग करती हैं, शरारतें करती हैं भाई के साथ? हम मिलके बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं।
अच्छा, हम लोग का ये है कि हम लोग सारा वक्त लड़ेंगे घर में, बट अगर किसी के सामने साइड लेने की बात होगी तो मेरा भाई फ़ौरन खड़ा हो जाएगा मेरे लिए, और मैं भी उसके लिए खड़ी हो जाऊँगी। भाइयों की यही बात होती है, Exactly. मुंह पे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते लेकिन पीठ पीछे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, और मम्मा भी हमेशा कहती हैं क्या तुम लोग मुझे तंग करते रहते हो, बट मम्मा का भी यही कहना है कि जब किसी के सामने खड़े रहने की बात आती है और ये होता है कि आप यूनाइटेड रहो, तो तुम दोनों मतलब उस चीज़ को संभाल लेते हो, बट घर में क्यों इतना तंग करते हो, घर में मत क्या करो। बिल्कुल घर में तंग नहीं करना चाहिए। ईमान थोड़ा सा ये बताइएगा, जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और आपको पता चला कि मैंने कुछ सोच के पर्पसफुली ब्रेक किया था या फिर अनइंटेंशनली फ्लो में लिख दिया था और ब्रेक हो गया? अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं छोटी थी ना, मैं 7 ईयर्स की थी, तो मैंने ऐसे ही अपने आप से ये नहीं कहा था कि मुझे करना है, बट मेरी एक थॉट थी, मैंने कहा था कि जब मैं 18 ईयर्स की होंगी ना तो मुझे फेमस होना है। मतलब मैंने ऐसा सोचा था, ये नहीं था कि मुझे होना ही होना है, वो मेरी ऐसी थॉट थी। मैंने ऐसे ही कहा कि मतलब लोग ऐसे छोटे होते तक ख्वाहिश कर लेते हैं, तो मैंने कहा था कि जब मैं 18 ईयर्स की होंगी तो मुझे पोइट्री की वजह से ही फेमस होना है, बिकॉज मुझे उस स्टेज पे पता था कि मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने लोगों को देखा है, उनको ऑब्जर्व किया, उनके एक्सपीरियंसेस को देखा है, तो मैं क्यों ना उसको अपनी राइटिंग में लोगों तक कम्युनिकेट करूँ। तो मैंने ये बहुत छोटी एज में सोच लिया था। अब जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, अपने एग्जाम्स वगैरह से मैं फारिग हुई, दिसंबर का टाइम था, तो मैंने सोचा कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते। मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं पोइट्री में बनाऊँ। ओके, लेकिन ये था कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है मुझे। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने इंटरनेट पे सर्च किए, फिर मेरे दिमाग फिर कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ना मेरे दिल पर लग नहीं रहा था कि इसको करके मैं अपने आप को ऐसे देख सकती हूँ कि मैंने कुछ पर्पस, जो मेरा पर्पस है वो फुलफिल हुआ है। फिर मुझे अपनी वो 7 ईयर्स वाली बात याद है कि मैंने पोइट्री में जब सोचा था तो मैं उसके ऊपर क्यों ना कोई रिकॉर्ड ब्रेक करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सपोर्ट था, पेरेंट्स मम्मा का बहुत सपोर्ट था, तो फिर रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जो यूथ आपको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या एडवाइस देंगी, किस तरीके से मेंटेन करना है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को और इन स्किल्स को? जैसे राइटिंग स्किल आपके पास है, साथ साथ स्टडीज़ को भी अचीवमेंट आपने उसमें भी जारी रखी है अचीवमेंट, तो उसके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगी? आई थिंक जस्ट फॉलो योर हार्ट बेसिकली। मैं आपको एक बात बताऊँ कि इंसान के पास डिटर्मिनेशन होना, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि आप कर सकते हो तो लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग, आप कर सकते हो। मैंने ये सोचा कि मुझे याद है कि मैंने जब अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐसे बताया था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो हमेशा से मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बट ऑब्वियसली होता है ना कि कोई भी, अगर मैं किसी को भी जाके बोलूँगी मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो लोग ऐसे बोलेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ देखेंगे हम बना लेगी। आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए कि यू कैन एक्चुअली ब्रेक। एग्जैक्टली। अच्छा, जब एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाई थी, गेम बनाया था, उस टाइम इतनी नॉलेज कैसे आई? अच्छा, उसकी मोटिवेशन ये थी कि ना मुझे हमेशा से ये था कि मतलब ये जो एंड्रॉयड होता है, गेमिंग वगैरह होता है, इसमें हमेशा लड़के आगे होते हैं, तो मैंने सोचा था कि अच्छा, वो एक रेज था, रेज था भाई कि मुझे भी आगे आना है इस मैंने फील्ड कहा में। था कि यार ये क्या है कि हमेशा लड़के, एंड्रॉयड हो, गेमिंग हो, लड़के आगे, लड़कियों का कुछ होता ही नहीं है। एंड मुझे ऐसे थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन फील होती थी कि ये क्या है। मैंने कहा था आलियान जा रहा था, तो मैंने कहा कि अब मैं भी जाऊँगी और मैं भी गेम बनाऊँगी। तो ना मुझे याद है कि मैंने जब गेमिंग वगैरह की थी तो ना मम्मा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था, एंड पापा ने भी कहा था कि अच्छी गेम बनाई। उसके लिए कोई कोर्स अलग से किया था एंड्रॉइड डेवलप सॉफ्टवेयर को समझने में? हाँ, कोर्स अलग से किया था। उसके मुझे याद है मैंने 2 गेम्स बनाई थी। मेरी गेम का नाम था मैजिकल हर्डल्स। उसमें बेसिकली रिंग्स वगैरह थी, उसमें से क्रॉस होना था। मुझे लगा था कि अब मुझे आ गई ये चीज़। मुझे हमेशा से होता था कि मतलब ड्राइविंग हो या एंड्रॉइड हो, ये हमेशा मतलब मेल डोमिनेटेड फील्ड है, तो मुझे थोड़ा मतलब लेफ्ट आउट फील होता था कि मुझे ये क्यों नहीं आता, तो मुझे सीखना है, इसलिए मैंने ये किया था। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और इतना ज़बरदस्त किया कि उसमें सर्टिफिकेशन भी ले लिया आपने। हाँ। तो भाई से कभी ऐसे रेस लगती थी कि तुम आगे हो? भाई ने क्या क्या अचीव किया है? अच्छा, भाई से तो हमेशा मतलब मैं बहुत कंपेटिटिव हूँ, पर मेरा भाई मुझसे कम कंपेटिटिव है। वो मतलब थोड़ा काम सा है, मैं थोड़ी कंपेटिटिव हूँ। मुझे याद है कि हम लोग जब भी कोई मैच करते हैं, चेस वगैरह, हम लोग हर चीज़ में कम्पीट करते हैं, क्योंकि मतलब आई बेसिकली फील कि अगर आपका अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा तो वो आपको आगे जाने में बहुत हेल्प करेगा। तो मुझे याद है कि जब कोई चेस या स्क्रैबल की गेम होती थी, एंड मेरा भाई बहुत शार्प है इन चीज़ों में, वो मुझे चेस में हरा देता है, मैं भी उसको हरा देती हूँ। तो जब भी मतलब जब भी मैं उससे हार जाती थी, मैं उसको कहती थी चलो आर्यन एक और गेम खेलते हैं। फिर मैं जीत जाती थी तो कहते हैं कि अब तो आप जीत गई ना, अब आपको दूसरी गेम नहीं खेलनी। उसके साथ भी यही था कि मतलब वो इतना कम मतलब मेरे साथ ले रहे कि उसको भी कंपटीशन का बहुत हो गया है, तो अब वो भी कोई गेम हारते हैं तो मुझे आगे से कहता है कि एक और खेलते हैं, आप जीत गई तो आप नहीं खेलोगी ना, तो कहते हैं कि नहीं अब आई हैव टू बीट यू। अच्छा, इसके अलावा भाई की डिबेटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो अभी उसको 3rd पोजीशन मिली है डिबेटिंग में। ज़बरदस्त। डिबेटिंग स्किल्स मेरी भी बड़ी अच्छी है, मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया डिबेट्स में, इंग्लिश, उर्दू, पार्लियामेंट्री, मन, सब कुछ किया हुआ है मैंने। और साथ साथ आप एक छोटा सा 1 लाइन मशवरा देगा पेरेंट्स को कि किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट करना है, बिल्कुल स्मॉल सा। मेरा मशवरा ये है कि बच्चा जिस तरह उसका डायरेक्शन उसका सही होना चाहिए,
मतलब कि अगर पोइट्री के अंदर अच्छा है तो आप उसको ऐसे राइटिंग के अंदर नहीं रख सकते, बिल्कुल या अगर उसका मेडिकल की तरफ रुझान है तो आप उसको बिजनेस स्टडीज नहीं करा सकते। बिल्कुल, तो पहले बच्चे को अपना हार्ट फॉलो करने दें। बिल्कुल वो फोकस करना चाहिए कि बच्चे का डायरेक्शन किस तरफ है और उसको इसी तरफ, इसकी अप्रोच इसी तरफ डेवलप। बिल्कुल जनाब, साथ साहब का भी यही पैगाम है कि अपने बच्चे को अचीव करने दें, जहां वो जा रहा है वहीं उसे जाने दें, उसे बस आप देखते रहें कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। और मेरा भी यही मसला है इसी के साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने टाइम निकाला और आप लोग हमारे पास आए, अपनी अच्छी अच्छी मज़ेदार बातें भी शेयर की। तो जनाब यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से स्मॉल से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। आज मंडे का दिन है, तो हमारी कोशिश ये होती है मंडे वाले दिन कि आपको इतनी सारी मोटिवेशन मिले कि थ्रू आउट वीक आपकी जो एनर्जी है वो भी बूस्ट अप होती रहे और आपको मोटिवेशन पे मोटिवेशन मिलते रहे, नए नए आइडियाज़ हमारे शो के थ्रू मिलते रहे। इस वक्त जो हमारे शो पे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो बहुत ही यूनिक आइडिया के साथ दे हैव कम अप विद अ वेरी यूनिक आइडिया। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप किस गैप को फिल कर रहे हैं। बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट हमें ये सिखाया जाता है कि काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे काम है, कपड़ों का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फल वगैरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा बंदा है जो गैप को फिल कर रहा है? कोई प्रॉब्लम है, जो नीड है, जिसकी कोई सोल्यूशन नहीं है, उस सोल्यूशन को कौन लेकर आ रहा है, कौन मार्केट में उस सोल्यूशन को बेच रहा है? तो सबसे ज़्यादा जो फेमस होने वाले लोग होते हैं ये वही लोग होते हैं जो किसी ना किसी गैप को फिल कर रहे होते हैं। तो आज जो हमारे शो पे गेस्ट मौजूद हैं वो एक बहुत बड़े गैप को फिल कर रहे हैं। क्यों और कैसे फिल करें ये तो हम उनसे जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन मुहीउद्दीन और सज्जाद शेख। उस मैकेनिक उस्ताद.pk इनकी ऑनलाइन ऐप है। ये ऐप क्या करती है आपको नाम से थोड़ा अंदाज़ा हो तो रहा ही होगा, मैकेनिक उस्ताद.pk। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं सज्जाद शेख से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सज्जाद आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम गुड, ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के साथ जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं वो हैं मोहसिन मुहीउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम गुड। सब ये बात हो रही है कि मैकेनिक उस्ताद.pk, मैंने थोड़ा सा क्यूरियस तो आवाम को कर ही दिया है जनाब कि ये है क्या, मैकेनिक से रिलेटेड ही कुछ है, लेकिन मैं अभी ऑफ एयर जब इनसे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि भाई मेरे लिए बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, एक बहुत बड़ा गैप जो है वो फिल हो रहा है, क्योंकि मेरी बारिश में गाड़ी ख़राब हो गई थी एक दफ़ा और मैं बहुत बुरा फंस गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि घर वालों को फ़ोन करो तो वो परेशान इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि कहाँ हो तुम, बस छोड़ो गाड़ी को, ताला लगाओ, घर आ जाओ जल्दी, तो बस गाड़ी छोड़ के घर आ जाओ। तो मैं ऐसा भी नहीं करना चाहती थी, तो उस टाइम अगर मुझे इनकी एप्लीकेशन का पता होता तो मैं लाजमी ऑनलाइन मैकेनिक को बुला लेती। जी भाई थोड़ा सा मोहसिन आप बताइएगा कि क्या ये ऐप के फीचर्स क्या हैं, कैसे डाउनलोड हो सकती है? देखें, आपने क्यूरियोसिटी तो बढ़ा दी है जो हमारे व्यूअर्स हैं, लेकिन इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नाम जो है हमारा मैकेनिक उस्ताद.pk उसी से रिलेटेड है कि हम मैकेनिक पहुंचाते हैं आपके पास, आप कहीं पर भी हों, आपके घर में मोटरसाइकिल है या फिर गाड़ी है या फिर जनरेटर है, तो हम उसके मैकेनिक्स आपको आपके डोर स्टेप पे या फिर कहीं पर भी आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल ख़राब है, पूरे कराची में इस वक्त हमारी सर्विसेज मौजूद हैं, तो वहाँ पर हम अपने मैकेनिक्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक हमारी सर्विस है जो कि बेसिक सर्विस है। इसके अलावा हम कंज्यूमर के अलावा कॉर्पोरेट्स को भी, सॉफ्टवेयर हाउसेज, डिफरेंट कंपनीज़ को भी हम उनकी फ़्लीट मैनेजमेंट, पिज़्ज़ा चेन्स और फूड डिलीवरी चेन्स की भी हम फ़्लीट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। राइड हेलिंग कंपनीज़ हैं, हम उनके साथ भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जहन में आइडिया आया कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो लोगों को फील भी, हम लोग ख़ुद भी कार यूज़र्स थे, मोटरसाइकिल यूज़र्स थे, तो हमें ये आइडिया था कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन भी हो सकता है। बहुत बड़ी। तो इस वजह से हमने बैक इन 2016 वी लॉन्च दिस सर्विस बाय द नेम ऑफ मैकेनिक उस्ताद.pk। अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिस्पांस कि आज हमारे पास और एक्सपेंशन के काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड एवेन्यूज़ अवेलेबल। बिल्कुल। सजाद, टेक्सटाइल को खुदा हाफिज़ कह के ऑनलाइन ऐप बनाना कैसा था ये एक्सपीरियंस? टेक्सटाइल का बेसिकली मेरी एजुकेशन भी टेक्सटाइल की थी, तो मैंने एक अच्छे वेल रिनोन कंपनी के अंदर भी काम किया, बट मुझे वहाँ कुछ सांस का प्रॉब्लम भी चल रहा था, मेरा मेडिकल इश्यूज भी थे। तो उसके बाद मैंने इंडस्ट्री अपनी चेंज कर ली थी। वहाँ पे फिर हम ये तीनों दोस्त जो हैं वो मिले थे और वहीं से फिर हमने इस आइडिया को जनरेट किया था, फिर वहीं से इसकी
आगे के स्टेप्स चले। मोहसिन आपके स्कूल फ्रेंड हैं, कॉलेज नहीं, हम लोग फ्रेंड हैं? बेसिकली सारे ऑफिस कोलीग्स हैं। अच्छा। हम 3 को-फाउंडर्स हैं और हम तीनों जो हैं वो ऑफिस कोलीग्स मतलब हैं। और बगावत ये कर दी ऑफिस से, आप लोगों ने मिल के बगावत कर दी? नहीं, बगावत शायद उस सेंस में होती है अगर मैं सेम इंडस्ट्री में काम करता। हमने तो एक बिल्कुल यूनिक आइडिया के ऊपर काम किया है, क्योंकि ये मार्केट में नीड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ख़वातीन के लिए जो बेचारी अकेली होती हैं, और मैकेनिक्स के बिहेवियर और उनके पास खड़े होना और इन सारी चीज़ों का भी हमें आइडिया था। तो और सबसे पता है बड़ा डर क्या लग रहा होता है घर पे, अगर आप बता दें कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, अगर आप फंस गए, उसके बाद घर जाते ही बस बहुत हो गया, अब तुम गाड़ी नहीं चलाओगी, बस अब किसी के साथ ही आना जाना करोगी। बिल्कुल यही होता है। तो किस तरीके से आइडिया आया कि भाई फूड तो ऑनलाइन आ ही रहा होता है, मैकेनिक को भी ऑनलाइन आना चाहिए, ऐसे फूड से आइडिया आया? नहीं, फूड से तो आइडिया नहीं आया। एक्चुअली हम तीनों जो हैं वो बाइक और कार यूज़र्स हैं, और ऑफिस आते हुए जाते हुए कभी बाइक ख़राब हो जाए, ये रोज़ का मामूल था। तो ये हमारा नहीं, मतलब मेरे साथ के और भी कुलीग्स थे, वी वर अबाउट लाइक 450 एम्प्लॉइज़, तो ये रोज़ का ही मामूल था। तो वी कम अप विद आइडिया कि यार एक मैकेनिक हायर करके पहले इसको करके देखते हैं कितना रिस्पॉन्स है। बट पहले ही महीने का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा हो गया कि फिर हमें उसको प्रॉपर्ली उस पर वर्किंग करनी पड़ी, और फिर सारे काम को आगे लेके चलना पड़ा। बहुत सारे आइडियाज़ और भी थे जहन के अंदर, बट दिस इज़ द यूनिक, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जो आवाम है उसका सबसे ज़्यादा मसला हल हो रहा है, जो हम भी रेगुलरली देख रहे होते हैं। रोड हाँ, ख़वातीन के साथ होते हैं, और बाइक जो है वो रोड पे ख़राब हुई हुई होती है और बेचारे लेके चल रहे होते हैं। ऐप बनाने में कितनी डिफ़िकल्टीज आई? खुद बनाई थी, क्योंकि बेसिकली आप तो मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, आपने खुद डेवलप की थी या किसी और से करवाई थी? नहीं, देखें, मेरा पर्सनल जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो मार्केटिंग रिलेटेड ही रहा शुरू से। और हम क्योंकि शुरू से हम तीनों आईटी कंपनी में थे, उस आईटी कंपनी में 450 से 500 लोग थे एक वक्तों में। तो हमने 3 फ्लोर्स उस बिल्डिंग में लिए हुए थे कंपनी ने, जहाँ पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल की पार्किंग होती थी। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिली कि इट्स अ बिग मार्केट। और इत्तेफाक ये हुआ कि हम तीनों का माइंडसेट मिलता जुलता था 2 चीज़ों पे। एक तो हमें बिजनेस करना था, वी वर पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग फॉर आवर ओन। सेकेंडली, हमारे एक्सपीरियंसेस थोड़े से सिमिलर थे। हम आईटी में रहते हुए जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हम लोग आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते थे। तो वहाँ से हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट चाइना से पार्ट सोर्सिंग वगैरह, इस तरीके से हम लोगों को ये एक आइडिया जहन में क्लिक किया कि हम अगर इस मार्केट को टारगेट करते हैं तो एक तो गैप बहुत बड़ा फिल होगा। तो 3 चीज़ें हमारे जहन में आई कि एक रेवेन्यू मेकिंग बिजनेस है या नहीं है, डन, बहुत बड़ी मार्केट है वो है। सेकेंडली, कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो आपने खुद बता दिया कि लेडीज़ के लिए हो या जेंट्स के लिए हो। इनफैक्ट यहाँ पर इस स्टूडियो में या हम कहीं पर भी जाते हैं, हम ये बोलते हैं कि आप सारे हमारे कस्टमर हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन कैन नॉट बी आवर कस्टमर। तो एक बहुत बड़ी मार्केट। थर्ड चीज़ कि जो हमारे मेन एम्प्लॉयज़ हैं वो मैकेनिक्स हैं, हमारा बिजनेस उन पर डिपेंड करता है। तो उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करना, अब तक हम समझते थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में नहीं आया जो कि उनकी लाइफ स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बेहतर कर सके। हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ हम प्रॉपर यूनिफॉर्म उनको देते हैं मंथली, हम उनको एक पूरा प्रॉपर ब्रांडेड मैकेनिक बना के आपके पास भेजते हैं। हमारे MOU साइंस हुए हुए हैं काफ़ी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स से, जहाँ से हम ग्रेजुएट मैकेनिक्स लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपकी गाड़ी ख़राब होती है, आप एक्सपेक्ट करती हैं कि मैकेनिक आएगा, उसके मुंह में गुटखा या इस तरह की चीज़ें, तो वो थोड़ा सा नामुनासिब हो जाता है। तो हम प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजारने के बाद, टेस्ट से गुजारने के बाद उनको हायर करते हैं, तो वो प्रेजेंटेबल वैसे ही लगते हैं जैसे बाकी नॉर्मल लोग लग रहे होते हैं। तो वो कोई निचले तबके के लोग नहीं लगते, और वो ग्रेजुएट मैकेनिक्स होते हैं। तो हम यही बोलते हैं कि वो स्नैपचैट पे भी हैं, वो आपकी गाड़ी सही करके वो स्नैपचैट पे भी डालेंगे, वो स्काइप पे, फेसबुक पे लाइव भी जाते हैं। बाद में तंग तो नहीं करेंगे भाई? उबर और करीम में ये बड़ा मसला था कि आप बुला लें ड्राइवर को, बाद में ड्राइवर आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, हेलो मैडम मैं आपका ड्राइवर। हम डायरेक्ट नहीं कर रहे होते, और अगर डायरेक्ट हो भी रहा होता है तो डायरेक्ट हमारे कस्टमर्स हमसे इतना, हमारा पूरा कस्टमर सपोर्ट की टीम है, वो बैठी हुई है, वो आपको गाड़ी ठीक होने के बाद आपको 2 दिन तक फॉलोअप लेती है कि गाड़ी सही चल रही है या नहीं चल रही। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उन 1 हफ्ते में जब आप हमसे गाड़ी सेट करवाती हैं या मोटरसाइकिल कोई बनवाता है, तो आपसे ज़्यादा आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल की या जनरेटर की केयर हम करें। उस 1 हफ्ते में आपको ये फील देते हैं, हम फॉलोअप्स लेते हैं कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो अच्छा, आफ्टर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस आफ्टर सर्विसेज आपको याद रखता है ना, लगता है भाई ये ही सही बंदा है, वरना लोग तो ऐसे होते हैं काम किया उसके बाद खुदा हाफिज, आप कौन मैं कौन, ऐसा तो नहीं करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव मार्केट भी है। बिल्कुल, गाड़ी बिगड़ सकती है तो बहुत लंबी नहीं, और आपको जो कस्टमर है ना वो आपको फिर थ्रू आउट फॉलोअप देगा। अगर दोबारा गाड़ी खराब होगी तो दोबारा आपके पास आएगा। सेल परचेज वाला तो काम नहीं है, सर्विसेज में तो आपको घूम के उसी के पास जाना पड़ता है। एक बिजनेस की ब्यूटी यही होती है कि रिकरेंस कितना है उसमें, कस्टमर आपके पास रिवर्ट बैक कितने आ रहे हैं।
तो न्यू एक्विजिशन तो है ही, लेकिन इसमें रिटेंशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। किस तरीके से, कितना मुश्किल था अपनी जॉब को, लगी बंधी जॉब को रिज़ाइन करके इस काम को शुरू करना? ये जब आइडिया आया था तो हम तीनों का इस पे बिलीव था। फिर हमने 1 महीना टेस्ट पे भी रख के देख लिया था, तो पर हमने डिसाइड कर लिया था कि हम तीनों तो एक साथ जंप नहीं कर पाएंगे, तो वक्फे से जंप करेंगे। तो हमारे जो तीसरे पार्टनर थे वो पहले जंप इन किए, फिर मैं जंप इन किया, फिर अब मोहसिन भी जंप इन हो गए। तो अब हम तीनों ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने फील्ड्स को डिवाइड किया हुआ है ताकि कंज्यूमर को जो है वो किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो हम तीनों जो हैं वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट लुक आफ्टर कर रहे हैं और उसी हिसाब से सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं एक और चीज़ को ऐड करूँगा कि हम सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस जो होती है बाइक्स की, गाड़ी की, जनरेटर्स की, ट्यूनिंग्स हैं, रेगुलर हमारे कस्टमर्स हैं जिनका हमारे साथ अपॉइंटमेंट्स फिक्स हैं कि हर 15 को हमें जाना है, हर 17 को हमें उनकी गाड़ी पास जाना है। उनसे ज़्यादा हम ख्याल करते हैं, हम उनको कॉल करके बोलते हैं सर 17 तारीख को ड्यू हो गई आपकी सर्विसेज। तो वो जब कंज्यूमर होता है उसको भी इस चीज़ का बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है कि भाई मुझे खुद से याद दिला रहे हैं, वरना लोग तो मीटर देख रहे होते हैं और कागज़ पे लिख रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड बिल्कुल जनाब, ऐसे ही। मोहसिन, ऐसा है कि 24/7 सर्विसेज हैं या कोई स्पेसिफिक आवर्स हैं कि सिर्फ इन आवर्स में सर्विस प्रोवाइड हो? देखें, 24/7 सर्विसेज पे जाने के लिए एक हमें बहुत बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट है, जिसकी तरफ हम 50% पहुंच चुके हैं। अभी हम 12 आवर्स की सर्विसेज देते हैं। सुबह 9 बजे से हमारी सर्विसेज रात 9 बजे तक अवेलेबल होती हैं। तो एक यही बहुत बड़ा स्पैन है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज और काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो इसको सर्व करना, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि सेंसिटिव मार्केट है, तो हमें क्वालिटी भी मेक श्योर करनी है। हम सिर्फ किसी भी रोड के मैकेनिक्स को उठा के हायर नहीं कर सकते, उनको यूनिफॉर्म में नहीं भेज सकते, हमें प्रॉपर टीम चाहिए होती है। तो हम और MOU साइन कर रहे हैं, हमारे लिए मैकेनिक्स ऑलरेडी तैयार हो रहे होते हैं जिनके 6 महीने के कोर्सेज होते हैं। 6 महीने के बाद वो डिप्लोमा होल्डर ग्रेजुएशन की डिग्री लेके फिर हमारे पास। तो कुछ ऐसे मैकेनिक्स हैं जो कि हमने रोड साइड मैकेनिक्स वर्कशॉप से उठाएं। कुछ मैकेनिक्स होते हैं जो मशहूर होते हैं अपने अपने इलाके में, ताहिर मैकेनिक्स हैदरी के मशहूर, या किसी डिफेंस के शाहरुख मैकेनिक मशहूर हैं। तो हमने उनसे रब्ता किया कि वाई डोंट यू जॉइन अस, और अपनी लाइफ को भी बेहतर कर रहे हैं और हमारे ब्रांड को भी आप अपने ब्रांड से जोड़ें। तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बट वी थॉट के इनको थोड़ी सी वोकेशनल ट्रेनिंग की, थोड़ी सी मैनर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो मैकेनिक्स अपने स्किल में तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, वी नीड दैम एट ऑल, बट हमें उनको पहले ट्रेन करना है। तो वो 6 महीने का पहले कोर्स हम लोग उनको करवाते हैं। डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं काफ़ी बड़े, तो वहाँ से वो जब सर्टिफिकेट लेके हमारे पास आते हैं तो वो हमारा मेन प्रोडक्ट वही है, वही हमें रिप्रेजेंट करते हैं। हम खुद नहीं जाते कस्टमर्स के पास। और सेकेंडली हमारा कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, वो हमें बहुत प्राइसिंग के बारे में थोड़ा बताइएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे आपके? देखें, मार्केट से हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस्ड रह के हम लोग चार्ज करें कस्टमर से। मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए भी सुनना। वो कम कोट करते हैं आपको, और आपकी जो गाड़ी का प्रॉब्लम है वो गाड़ी खोल देते हैं। यहाँ जितने भी व्यूअर्स हैं वो इत्तेफाक भी करेंगे इससे। वो गाड़ी खोल दी आपको, फॉर एग्जांपल 2000 रुपये बता के आप कहते हैं यार ये बहुत अच्छे पैसे हैं। वो 2000 को मार्केट में लोगों को पता है कि 10,000 कैसे बनाने, और आप मजबूर हैं। सो मैकेनिक इज़ लाइक ए डॉक्टर, एंड you have no option left कि आप उन पे believe करें। You have to keep the car alive. Exactly, you have to keep the car alive. You are curious about its health. Exactly. तो इस वजह से मैकेनिक जो बोलेगा, आपको इतने स्किल्स हैं नहीं, आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, वो छोटे प्रॉब्लम को बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। तो उनको बनाना आते हैं पैसे। हमें भी मौका मिलता है कि कभी कभी हम पैसे बना लें, लेकिन फेयर पॉलिसी हम नहीं रखेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चल सकेगा। यही डिफ्रेंशिएट करता है एक रोड साइड मैकेनिक से, वर्कशॉप से, मैकेनिक उस्ताद की सर्विसेज को, कि हम अगर कहीं पर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं थोड़ा, तो कस्टमर को ये हम पे ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि वट एवर वी आर चार्जिंग फॉर द राइट थिंग। हम गाड़ी में और प्रॉब्लम्स निकाल के उसको एक मैनिपुलेट करके एक बहुत बड़ा बिल आपको नहीं देने वाले। ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है, वरना हमेशा मैकेनिक्स का ये होता है कि अगर आपका छोटा सा भी पुर्जा ख़राब है ना, वो कहते हैं यार ये आपको पूरा इंजन ख़राब हो गया है। ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने तो अपना बिल्कुल ठीक रेडिएटर मेरा चेंज करके मैकेनिक ने उल्टा ख़राब रेडिएटर लगा दिया, तो ये मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। ये बताइएगा कि भाई फैमिलीज सपोर्ट करती हैं बिजनेस में, या कहती हैं कि यार क्या अच्छी खासी सैलरी आ रही थी, अब तो आप लोग खाली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? शुरू में थोड़ा सा घर वालों को भी था ऐसा ना, फैमिलीज में, कि पता नहीं क्या होगा जब ये स्विच कर जाएंगे, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे पहले, जिन कंपनी में काम करते थे, वहाँ हम एक अच्छी सैलरीज के ऊपर थे। तो उसके बाद जब अपने बिजनेस के ऊपर आए तो जो जमा किया हुआ था वो भी लगाना पड़ा। बट हमारा बिलीव देख के हमारी फैमिलीज ने सपोर्ट किया। इनफैक्ट हम तीनों की फैमिलीज़ भी अब दोस्त की तरह, हम लोग का आना जाना, ये सारी चीज़ें। तो
एक दूसरे की सपोर्ट के बगैर ही हम आगे नहीं आ सकते थे। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस प्लेटफॉर्म के तहत अपनी फैमिलीज़ का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है थ्रू आउट द टेन्योर। इट्स बिन लाइक 3 years, अब 3 साल होने आ गए। तो 3 साल से उनकी सपोर्ट है और इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट रहेगी, हम और आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फ्यूचर में कहाँ देखते हैं मैकेनिक उस्ताद .pk को? क्या क्या मज़ीद ऐड करेंगे इसमें फीचर्स, या ज़्यादा कोई गाड़ियाँ ऐड करेंगे कि ट्रक्स भी बनाएंगे, रक्शे भी बनाएंगे, इस तरह से कुछ है? देखिए, हम काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं और अब हमें लगता है कि हम जितना तेज़ी से कर रहे थे वो उतना ही स्लो था, क्योंकि ये मार्केट की नीड इतनी ज़्यादा है और रिस्पांस माशाल्लाह से हमारा ब्रांड नेम एक बन गया है और इतनी तेज़ी से ये सब हुआ है कि हम भी शायद इतना ज़्यादा तेज़ी से तैयार नहीं थे। लेकिन अब हमें लगता है कि हमें जल्द से जल्द इसको एक पैन पाकिस्तान लेवल पे लेके जाना है। अभी हमारी सर्विसेज सिर्फ कराची में, हमें इसको एटलीस्ट लाहौर, इस्लामाबाद विद इन 1 year लेके जाना है। उसके लिए हमारी पूरे प्लान्स रेडी हैं, एक्सपेंशन के प्लान्स रेडी हैं, इन्वेस्टमेंट्स रेडी हैं। इसको हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू लेके जाएंगे और आईटी प्रोडक्ट के तौर पे पेश करेंगे, ताकि सिर्फ आप एक मोबाइल के 2 टैप्स पे, और अभी हमारा जो एम है, जो गोल है, जो कि पूरी दुनिया में अभी ये कोई सर्विस यूज़ नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में हम बड़े रिसर्च के साथ भी बात कर रहे हैं कि विद इन 10 minutes मैकेनिक आपके पास पहुँचे। उसके लिए हमने पूरा मॉडल अपना तैयार कर लिया है, पार्ट्स लेके वो पहुँचेगा। तो इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर एनी इंडिविजुअल कि यार फिर कोई मसला ही नहीं है। जिस तरीके से अभी आप सोचते हैं कि राइड हेलिंग, आपको टैक्सी चाहिए, आप किसी भी कंपनी की एप्लीकेशन से 5 मिनट में राइड आ जाती है, तो वो एक मसला काफ़ी हद तक गैप हुआ है मार्केट में। लेकिन मैकेनिक का आना, क्योंकि जब मैकेनिक को पता चलता है कि आपकी गाड़ी ख़राब है और आप फ़ोन पे उसको बुला रही हैं या बुला रहे हैं, तो फिर उनके नखरे यहाँ से यहाँ चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, और उनको पता चल जाता है कि आज हम पूरे दिन में कोई और काम नहीं करेंगे, सिर्फ यहीं से पैसे बनाएंगे। तो ये होता है। तो हम इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर रहे हैं और हमारा एम है कि हम इस कंपनी को उस लेवल पे लेके जाएं कि 10 मिनट में हम मैकेनिक पहुंचाएं और कहीं पर भी गाड़ी ख़राब ना दिखे। वो बड़ा दुख होता है, फैमिलीज़ के साथ लोग फंसे हुए होते हैं। बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है कि आप जो है ज़रूर ऐसी काविशें करें कि 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी भी अगर गाड़ी ख़राब हो तो आपका मैकेनिक हाजिर हो जाए। उसी के साथ बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे शो पे, अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त ऐप से हमें इंट्रोड्यूस करवाया। जनाब, आप लोग भी डाउनलोड कीजिएगा, कभी भी गाड़ी ख़राब हो जाए तो इस ऐप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यहाँ वक्त हुआ है जनाब एक छोटे से नन्हे मुन्ने ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जियो उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज़ से नवाजा है, क्योंकि पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने में, एटमी ताकत बनाने में इनका बहुत ज़्यादा वाइटल रोल रहा है। साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपन्स के उसको किस तरीके से अगेंस्ट किया, क्या मामला था, उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि वो क्या मामला था, क्यों अगेंस्ट थे ये भाई न्यूक्लियर वेपन्स की। जब यहाँ पर आ रही थी, इंडक्शन हो रही थी, क्यों सैंक्शन KRL की जो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज थी उसकी सैंक्शन पे क्यों इन्होंने अगेंस्ट किया था। साथ ही साथ पाकिस्तान को बनते हुए देखा, बांग्लादेश को कटते हुए देखा, वो क्या वक्त था, उसकी क्या स्ट्रगल्स थी, ये भी इनसे पूछेंगे। साथ ही PTV के लिए इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल्स लिखे, पॉलिटिकल प्लेज भी लिखे, क्योंकि ख़ुद भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ था। तो इसलिए पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो चीज़ें लोगों को पता नहीं थी, जो फोल्ड्स लोगों को पता नहीं थी, वो फोल्ड्स भी अनफोल्ड किए अपने पेन के ज़रिए। तो ये इस पर भी बात होगी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही रिस्पेक्ट से ताज हैदर साहब PPP के सेनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं। मौसम आज बहुत खुशगवार था, मौसम एंजॉय किया आपने? नहीं एंजॉय क्या किया, दफ्तर से उठ के आ रहा हूँ। दफ्तर से आ रहे हैं? लेकिन दफ्तर में शायद पकौड़े पक रहे थे। अच्छा भाई, थोड़ी पुरानी बातों से शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान, आप जब पैदा हुए तो पाकिस्तान आपने खुद देखा बनते हुए, आपका बचपन था, मेरे ख्याल से आप 5 साल के थे, तो कुछ याद है क्या वक्त था, किस तरीके से, कोई जंग वगैरह का ज़माना याद है? नहीं मतलब पाकिस्तान, हम तो राजस्थान के हैं जी जी, तो बॉम्बे से पानी के जहाज़ में आ गए थे। अच्छा, पानी के जहाज़ में? उस ज़माने में सर्विस थी। तो तीसरे दिन यहाँ जहाज़ पहुँच गया था, लेकिन वो हैज़े की वबा फैली हुई थी। ओके। उस पे जहाज़ पे, तो मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि अच्छा जहाज़ आउटर एंकरेज पर रुक गया था। तो अम्मी को यकीन नहीं था कि ये उतर सकेगा ज़िंदा या नहीं। अल्लाह। तो उन्होंने पोर्ट होल में से मुझे दिखाया
कि देखो ये पाकिस्तान। तो मनोड़े का लाइट हाउस वो मुझे याद है, मैंने देखा था। लेकिन ये कि मतलब जाहिर है कि मतलब इन साहिलों की बरकत है। बिल्कुल। वो बच्चा जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था जब इन साहिलों पे उतरा, वो पाकिस्तान की सैनेट में खड़ा हुआ। बिल्कुल इन साहिलों की बरकत। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान जब आए तो सेटल होना कितना मुश्किल था? पुराना अपना घर छोड़ के पाकिस्तान आना, नई कंट्री है, सब कुछ सेटल हो रहा है, कितना मुश्किल था? नहीं मतलब ये कि बाबा अपने इस्लामिया कॉलेज में पढ़ा रहे थे, वो पहले आ गए थे। अच्छा। और एक घर था हमारा और वहीं करीब में मोहल्ले का स्कूल था, तो अगले साल वहाँ चले गए। तो लोग सादगी से रहते थे, मेहनत करते थे, तो मुल्क बन गया। उन्हीं लोगों ने बना दिया। इस वक्त तो सिर्फ अय्याशी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। 1967 में आपने पीपीपी में ज्वाइन की, पॉलिटिक्स में ख़त्म रखा। क्या सोच के लगा कि नहीं अब मुझे पढ़ाना छोड़ के जो है ना इस तरफ आ जाना चाहिए, लिखना छोड़ के? नहीं, मैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जो सियासी मुहिम थी इंतखाबात की, तो कराची के तालिब इल्म उसमें शामिल थे, तो हम भी शामिल थे उसमें। फिर ये क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बहुत सी सियासी जमातों का इत्तेहाद बना था जिसमें हर नज़रिया रखने वाली जमातें थीं, तो जो सोशलिस्ट थे इसमें, और उस ज़माने में अयूब खान का दौर था जो सोशलिज्म के जानी दुश्मन थे, मतलब अमेरिका के लिए वो काम करते थे। तो ये हम लोग ज़ेर ज़मीन रह के काम करते थे, कहीं बज़्म अदब बना ली, कहीं छोटी सी ट्रेड यूनियन बना ली, मोहल्ले की कोई सोसाइटी, कोई वॉलीबॉल क्लब बना लिया, क्रिकेट बना ली। तो इस तरीके से हम लोगों को ऑर्गेनाइज़ करते थे। भुट्टो जब आए सामने और उन्होंने कहा कि सोशलिज्म इज़ आवर इकोनॉमी, तो सब के सब जितने भी वो ज़ेर ज़मीन रह के काम करने वाले थे वो अपनी एक सियासी पार्टी में आ गए। भुट्टो की थीसिस ही ये थी, वाई ए पॉलिटिकल पार्टी, बहुत अहम उनकी थीसिस है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि दाएं बाजू की जमातों का सियासी प्लेटफॉर्म है, मजहबी जमातों का सियासी प्लेटफॉर्म है, तरक्की पसंदों का कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। लिहाजा एक सियासी पार्टी होनी चाहिए कि जिसमें तरक्की पसंद काम कर सके। और आपने किए भी बहुत सारे ऐसे काम। हाँ, वो एकदम से एक उभरा यहाँ पे और उसमें। अच्छा, आप राइटर भी हैं बाय प्रोफेशन, प्ले राइटर हैं, मैथमेटिशियन भी हैं। थोड़ा सा प्लेस के बारे में बताइएगा कि जब लिखते थे तो कौन से ऐसे प्लेस थे जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, लोग जानते हैं उस प्ले के नाम से? देखिए, हमारा काम तो लिखना है, हम लिखते रहते हैं। तो अब मैं देखता भी नहीं क्या, क्योंकि जाहिर है कि देखना जो है वो एक और घंटे भर का काम। बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो हो जाता है जैसा भी है अपने, और करते रहे काम अपने। नेशनल अवार्ड भी मिले, इंटरनेशनल भी। बारिश को चेकोस्लोवेकियन फिल्म फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो जाहिर है कि अपने काम पे अगर फोकस करें और इसको भूल जाएं कि कौन मशहूर है। या मुझे सादकैन ने कहा था जब मैं बहुत छोटा था कि इतना वक्त पब्लिक रिलेशनिंग में खर्च होता है, अगर यही वक्त हम काम पे लगाएं तो पब्लिक रिलेशनिंग की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तो आपको 2006 में अवार्ड भी मिला पीटीवी से। पीटीवी से भी 2 अवार्ड मिले, लेकिन ये बहरहाल काम है। पुरानी चीज़ों पे नहीं बैठना चाहिए, नए काम करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैथ्स के भी प्रोफेसर रह चुके हैं, कुछ थोड़ा याद है कि मैं कोई स्टूडेंट याद है? नहीं, वो शायद गलत है। बस यूं ही कभी क्लास ले ली जाके मैथमेटिक्स की। अच्छा। हाँ, मैथमेटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है, मैथमेटिक्स तो। और अब ये है कि पाबंदी लगा दी है मैथमेटिक्स पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो पढ़ा ही नहीं रही, और सारी दुनिया में मैथमेटिक्स जो है, यानी मैं अभी वहाँ था तुर्की में, इस्तांबुल, तो वहाँ जो 100 लीरा का करेंसी नोट है उस पर एक मैथमेटिशियन की तस्वीर है। अच्छा। और जो इक्वेशन उसने निकाली है वो इक्वेशन छपी हुई है। तो बाहर मैथमेटिक्स को बड़ा, लेकिन क्योंकि हमारी ताकतें मुल्क को पसमानदा रखनी चाहती हैं, तो पहला काम ये है कि मैथमेटिक्स को निकालो। अच्छा, फिर मैथमेटिक्स जो है वो आप कोई
सोच को एक डिसिप्लिन देती है कि आप कदम ब कदम जाके और फिर किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। हमारी कौम को ये आदत डाली गई है कि इधर की बात करो उधर की बात करो, जो असल बात है उसको घुमा दो सारा। मैथमेटिक्स की ये इजाज़त नहीं देती, कहती है नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है मैथ्स। हाँ, कि जो चीज़ है उसी की तरफ बढ़ो, जो साबित करना है या जो मालूमात करनी। फिर मैथमेटिक्स का एक ये होता है कि एक डिसिप्लिन अगर कहीं जाके रुक गया, अरिथमेटिक रुक गई, हमने अलजबरा निकाल लिया, अलजबरा रुक गया, हमने मॉडर्न अलजबरा निकाल लिया। इसी तरीके से ज्योमेट्री रुक गई, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा दी उसमें, हमने ट्रिग्नोमेट्री निकाली। फिर हमने स्पेस ट्रिग्नोमेट्री, स्पेस ज्योमेट्री निकाली। अच्छा, क्योंकि स्पेस कर्व्ड है। बिल्कुल। ये ज्योमेट्री जो है ये प्लेन है, स्पेस जो है वो गोलाई है। तो उस गोलाई पे आपकी थ्योरम्स वो किस तरीके से तब्दील होंगी और उस गोलाई के अंदर कौन से 3 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस निकाले जाएं जिससे हम सितारों की गर्दिश और ये तमाम चीज़ देख सकें। ये बताइएगा, फॉर्मेशन हो रही थी जब एटॉमिक पावर की, उसमें भी बहुत आपका वाइटल रोल रहा है। क्या हार्डशिप्स थी, कितना मुश्किल था एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाना? ज़ाहिर हर्डल्स तो आए होंगे, उसमें लीडरशिप आपने जो स्किल्स अपने प्रूव किए, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। नहीं, ये जो भी वेपन्स वगैरह की टेक्नोलॉजी है तो बहुत पुरानी है, ये तो कोई नई चीज़ नहीं। असल चीज़ होती है कि आप यूरेनियम को किस तरीके से एनरिच करें। वो जो वेबसाइट्स वगैरह पे मेरे लिए लिखा है वो सही नहीं है। तो वो यूरेनियम को कैसे एनरिच करें, तो यहाँ पे लोग हैं और मैं नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर अमीन, उनका काम है ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, आपको ये है कि 2 किस्म के हैं उसमें आइसोटोप्स यूरेनियम में, 235, 238। 235 3% से कम है। अच्छा। 238 भारी है। तो जब आप उसको पाउडर करके और तेज़ी से घुमाते हैं, बिल्कुल जैसे आपकी लॉन्ड्री मशीन में होता है जिसमें कपड़े आप खुश करती हैं, आप तेज़ी से जब घुमाते हैं तो 238 किनारों पे चला जाता है, 235 रह जाता है। 238 जो है वो मतलब दुनिया की हैवीएस्ट मेटल है। ओके। तो उसको आप अलग कर लेते हैं और 235 को आप कंसंट्रेट करते चले जाते हैं। 238 बेकार नहीं है, आप इससे वॉरहेड्स बनाते हैं और वो वॉरहेड्स टैंकों में से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कागज़ में से निकले। अच्छा। तो ये है सिंपल लॉन्ड्री मशीन जो आपके घर पे है, उसमें जो प्रिंसिपल है कि आप गीले कपड़ों को तेज़ी से घुमाएं तो वो खुश्क हो जाएंगे। आपने तो पूरी एटॉमिक ताकत को इतनी आसानी से समझा दिया लॉन्ड्री मशीन के थ्रू। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल जिन्होंने किया है उन्होंने किया है, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी निकाली सेंट्रीफ्यूज की, और वो भी बहुत सिंपल से आदमी है। डॉक्टर साहब से मैं पिछले दिनों फिर मिला, डॉक्टर अमीन का काम है। तो वो कहने लगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होती नहीं है। मैंने कहा सर आप क्या कह रहे हैं? कहने लगे नहीं, पार्टिकल उसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और हम उसको कर्व के ऊपर रखते हैं। पार्टिकल जो है वो उसी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। There is nothing like centrifugal force. अच्छा। मैंने कहा सर you are right. तो जब फॉर्मेशन हो रही थी एटॉमिक पावर की तो आपका भी उसमें रोल नहीं, मैंने कुछ नहीं उसमें, मैं ऐसा बस जो उस्ताद हैं उनकी खिदमत में थोड़ा बहुत सीख के। क्या थोड़ा बहुत को थोड़ा सा डिफाइन करें? मैंने बताया ना कि क्या प्रिंसिपल्स क्या हैं। बड़ी चीज़ ये कि कंसेप्ट्स, कि आपके क्या कंसेप्ट्स हैं, कैसे। लेकिन मैं आपको से अर्ज़ करूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये कनूब को इनॉग्रेट करने आए थे। अच्छा। ये 130 मेगावाट का जो हमारा पावर प्लांट लगा हुआ है, और उसमें मार्कतुल आरा उनकी तकरीर थी। जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ड्राफ्ट बना के भेजा था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने वहाँ एक्सटेम्पोर तकरीर की। अच्छा।
और वहाँ ही स्पोक ऑन द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कि हम जो जौहरी ताकत है उससे अपने अवाम को क्या फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। एंड आई रिमेंबर हिज वर्ड्स, एवरी हाउस, every factory, every shop, every school, every hospital has to be supplied with electricity. This is a fundamental right. आज कोई बात ही नहीं करता इस इलेक्ट्रिसिटी को फंडामेंटल राइट समझते बिल्कुल कि और ये वहाँ से शायद क्योंकि लियोन ट्रॉट्स्की ने जिस वक्त इनकलाब रूस के बाद ये संभाली मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो उसमें उन्होंने रूस के कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को फंडामेंटल राइट और अभी हाल तक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता था। अच्छा, फंडामेंटल राइट बिकॉज इट्स अ राइट और उससे कौम एकदम आगे बढ़ती। अभी बिलावल साहब ने जो किया है थरपारकर के अंदर जी जी कि यहाँ के लोगों को क्योंकि यहाँ से बिजली बन रही है इसलिए बिजली का बिल नहीं आएगा, सिंध गवर्नमेंट देगी जो भी बिजली है। हरचंद के मैंने उसमें पेपर सबमिट किया है कि हमें कुछ तरमीमात करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रिसिटी एज अ फंडामेंटल राइट और ये आप कर सकते हैं। न्यूक्लियर अब तो खैर सोलर एनर्जी इतना काम दिखा रही है, सोलर पैनल्स अब तो घरों को भी इजाज़त मिल गई है लगा सकते हैं। नहीं हमारी वाइफ का इंस्टीट्यूट है उसमें 6 एयर कंडीशनर हम सोलर पे चला रहे हैं। अच्छा, कोई 1.5-2 साल हो गए लगाए हुए तो हमारे कोई महीने के 1.5 लाख रुपए बच जाते हैं। अरे वाह, क्योंकि वहाँ पे शारा फैसल पे जहाँ वो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, वहाँ 26 रुपये पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं। लेकिन आज फिर गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। नहीं वो कीमतों में तो जाहिर है IMF इजाफा करेगी, लेकिन हम इसको मानते हैं कि नो इट्स अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ अ फंडामेंटल। अच्छा, थोड़ी सी पुरानी बातों को याद करते हैं कि भाई जब आप पढ़ते थे कराची यूनिवर्सिटी में उस टाइम 1959 की बात है ये, जब आप कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस टाइम प्रेम गली एग्जिस्ट करती थी, वो जो अभी जहाँ पे समोसे मिलते हैं बड़े मज़ेदार किस्म के। क्या है प्रेम गली अभी एक मशहूर है ना कराची यूनिवर्सिटी में, काफ़ी सालों से वहाँ पे समोसे मिलते हैं छोटे छोटे से स्मॉल से, उस ज़माने में होती थी वो। मुझे याद नहीं, हम तो टेनिस खेलते थे, गाजरें खाते थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे। टेनिस खेला है? टेनिस में इंटरेस्ट? मैं कैप्टन था। अच्छा माशाल्लाह, तो नेशनली खेला है या सिर्फ यूनिवर्सिटी तक? नेशनल के अंदर रनर अप था माशाल्लाह, नेशनल जूनियर्स में। इतनी वर्सेटैलिटी कहाँ से ताज साहब? स्पोर्ट्स में भी आ गए, मैथ्स में भी आ गए, मुझे तो मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आती। ये मुझसे मेरी भांजी ने पूछा आलिया ने कि मामू ये क्या बात है कि सब के सब हमारी फैमिली में हाई अचीवर्स हैं। मैंने कहा बेकार की बातों में हम वक्त ज़ाया नहीं करते, हम टीवी नहीं देखते, हम जो काम करना होता है हम उस पर लगे रहते हैं। फिर घरों में जो ये सियासतें होती हैं, आप जब भी टीवी खोलते हैं तो वही फजूल की बातें, उसकी शादी उससे, उसकी शादी। मैंने कहा हम जिससे हमारी मर्जी होती है शादी करके और काम में लग जाते। तो ये कि आप अगर अपने वक्त को ज़ाया ना करें और फजूल चीज़ों में ना पड़ें तो वक्त ही वक्त है। बिल्कुल, ऐसी क्या बात है। लेकिन अब तो ताज साहब इतनी चीज़ें आ गई हैं, ना चाहते हुए वक्त ज़ाया हो ही जाता है। मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा ज़ाया होता है। नहीं, मोबाइल फ़ोन एक ज़रूरत है। अब मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा जी आपका हम मेकअप करेंगे। मैंने कहा यार क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो, स्टूडियो चलो। इतनी सी बात है ना, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको क्यों किया जाए। लेकिन बात वही है, कौम पे जब ज़वाल आता है तो गैर ज़रूरी चीज़ें अहम हो जाती हैं। ये मौला अली ने फरमाया, बिल्कुल बेशक, कि गैर ज़रूरी चीज़ें अहम हो जाती हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो गैर अहम हो जाती हैं। तो ये ज़वाल की निशानी होती है। तो अब हमारे यहाँ जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो अहम हो गई कि जी ये फ़ैशन डिज़ाइन, तो ये फ़ैशन ज़्यादा कौन है। तो अब कल हम वो फिल्म देखने गए तो वहाँ सारी जितनी भी दुकानें थीं वो बंद पड़ी थी। अच्छा, हाँ, तो हमारी बेगम साहिबा तो अरे ये क्या हुआ। अब जाहिर है कि एक इकनॉमिक स्लो डाउन है। बिल्कुल, कहने लगी इतने लोग बेरोज़गार हो गए, इतना ये हो गया, इतना। मैंने कहा ये तो होना था।
ये एक सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज थी। बिल्कुल। मतलब ये कि वो जिस कॉम्प्लेक्स में हम गए हुए थे उसमें स्टोर्स और ये वो बड़े फैशन के सब बंद पड़े थे, और हर स्टोर पे कोई 10-12 आदमी तो काम करते होंगे। बिल्कुल करते होंगे। तो वो यही कह रही थी कि ताज देखो ये तो सब बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। बस दुआ की जा सकती है ताज साहब, अब तो मुल्क के नहीं, लिए। दुआ नहीं की जा सकती, सॉल्यूशंस है, और बड़े प्रोडक्शन कैसी बढ़ाई जाए, किन चीज़ों को बनाया जाए, ये बड़ी, यानी हेनरी फोर्ड गए लेनिन के पास कि जी हम कारों का आपके यहाँ कारखाना लगाना चाह रहे हैं। लेनिन ने कहा कि आप ट्रैक्टरों का लगाएं, क्योंकि हम यहाँ लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं और किसानों को ट्रैक्टरों की ज़रूरत है। आप अब जब अमेरिका में डिप्रेशन आया 30s का, तो फोर्ड की जो ट्रैक्टर की प्लांटें थीं रशिया में, उन्होंने संभाला पूरी फोर्ड कंपनी को। ओके। एक और आए अमेरिका से लेनिन से कि जी हम पैसा लगाना चाहते हैं किस चीज़ में, और उनका हम तालीम आम कर रहे हैं, आप पेंसिल बनाने का कारखाना लगाइए। तो बात यह है कि हम क्या बनाएं, हम वो बनाएं कि जिसकी हमारी कौम को ज़रूरत है। यानी बजाय कारें बनाने के अगर हम बसें बनाएं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। तो इससे अपने हमारे मुल्क की जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। तो हुकूमत को पॉलिसी, लेकिन साहब हम तो सारा सरमाया उसकी जो है वो स्पेशल ट्रैक बनाने में लगा देते हैं, स्पेशल ट्रैक बनाने में सारा सरमाया लगा देते हैं। उसकी मैंने मुखालफत की है, और खुदा का शुक्र है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के बाद वो रुक गया और अब मुराद अली शाह बसें ले रहे हैं। क्योंकि मैंने यही कहा कि भाई देखो, लाहौर से, पिंडी से, मुल्तान से हमारा मुकाबला नहीं है। हम वो करें जो लंदन में हो रहा है, जो पेरिस में हो रहा है, जो हैम्बर्ग में हो रहा है। और बल्कि मुझे बड़ी हंसी आई, जैसे मैंने कहा कि मैं अभी इस्तांबुल में था, वो टर्किश कंपनी इस्तांबुल की है जो बना रही है ये सारी स्पेशल ट्रैक। अच्छा। इस्तांबुल में कोई नहीं है। इस्तांबुल ऐसा है जैसे पहले कराची होता था, ट्रेनें चल रही हैं, ये है, सब है। तो इस्तांबुल के अंदर कोई ऐसी वो नहीं है। खुद बना रहे हैं लेकिन खुद लगा नहीं रहे। तो अब ये जो चीज़ है कि हम देखिए, जैसे 15-16 बिलियन हम खर्च कर रहे हैं उसके अंदर। खैर पेशावर के अंदर तो अब कोई 90 बिलियन खर्च हो रहे हैं, लेकिन 15 बिलियन में आप 1000 बसें खरीद सकते हैं। हमें बसों की ज़रूरत है, बिल्कुल है। और वो बसें अगर मुल्क में बने तो और अच्छा है। क्यों नहीं लगा सकते हम? गाड़ियों के कारखाने इतने लग रहे हैं, बसों के 2-4 कारखाने लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट करें। दूसरी ये कि आपकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट सेंटर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल, कि आप वो चीज़ बनाएं जिसकी बाहर के मार्केट में ज़रूरत है, तो वो इकोनॉमी। असल जो मसला है इकोनॉमी का वो ये है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो जो पॉलिसी आपकी बने वो यही हो कि हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल। और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको 2 फसलों में रिटर्न आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 2 फसलें अच्छी हो जाएं तो आपका जो एक्सपोर्ट का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत कम हो जाएगा। फिर आपको कतर के सामने जाके हाथ नहीं फैलाना, बल्कि कतर क्या, किसी के भी सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ताज साहब ये बताइएगा, 1979 में छोड़ दी थी सियासत, 1979 में सियासत आपने छोड़ दी थी, फिर 1985 में दोबारा आए, क्यों आए? मैंने छोड़ी नहीं थी। वो जो पुराने तरीके थे मेरे वो चलते रहे। जो ड्रामे मैंने लिखे वो भी सियासी बिल्कुल चलते रहे साथ साथ। और एक अब मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ, मैंने पता नहीं कितने पीपल्स पार्टी के वर्कर मुल्क से निकाले। अच्छा। क्योंकि वो ज़िया ढूंढता फिरता था कि अच्छा ये है। तो मुझे इत्तला मिलती थी कि अच्छा अब इसके पीछे है। मैं उसे फ्रांस का वीज़ा दिला के ये करके कहता निकल जाओ। तो ये अपने थोड़ा बहुत होता रहा, लेकिन फिर जिस वक्त के बेनज़ीर बीबी आई वापस, जी हो एक यतीम बच्ची हमारी जंग लड़ गई है और हम घरों में बैठे हुए हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। तो फिर तो निकलना है, वो तो बेगैरती की बात है। बिल्कुल सही बात है। बल्कि किसी ने मेरे दफ्तर में आके कहा कि बैठे रहो एयर कंडीशनिंग में, तो यतीम बच्ची सड़क पे है, तो बस मैं निकल पड़ा। वो कैसा एक्सपीरियंस था 85 में जब वापस आए?
वो जो दिलेरी है बेनज़ीर भुट्टो की, वो इस तरीके से निकली, तो फिर तो घर में बैठना तो बेगैरती है ना, वो तो नहीं होता। बिल्कुल। फिर 85 में आके दोबारा से किस तरीके से पॉलिटिक्स को हाँ, फिर वो रिवाइव किया, फुल टाइम अपने, फिर फुल टाइम। फिर आपने बड़ी डेवलपमेंट्स भी की, हब डैम के भी, HMC में भी, हैवी मैकेनिक्स। नहीं, मैं करता रहा, सेंधक करता रहा, ये करता रहा। अब भी मैं समझ रहा हूँ कि 80% जो पॉलिटिक्स है वो डेवलपमेंट है। थर के अंदर जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, बिल्कुल, और मेरा भी थोड़ा बहुत उसमें जो पीने के पानी का है, जो माइन का है, हमारी कोल माइन। अब देखिए ना, ये जो मैं कह रहा हूँ कि इकॉनमी को सही रुख में डालना है, कि हमने वो कोल माइन बनाई, सिंध गवर्नमेंट ने 54% उसमें पैसे डाले। हमने वो कोल माइन जो मुकर्ररा वक्त था उससे 5 महीने पहले मुकम्मल कर ली। $170 मिलियन हमारे बच गए। हमारी पावर प्लांट 4 महीने पहले मुकम्मल हो गई। तो अब 6 सेंट से कम में पर यूनिट हम वहाँ पे बिजली पैदा कर रहे हैं। अब इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब 8 बिलियन हमें सालाना टैक्स देना पड़ेगा उस कोयले पे जो पाकिस्तान का कोयला है, और जिससे कि हम अब हुकूमत को टैक्स की ज़रूरत होती है, लेकिन टैक्स आप कहाँ लगाएं? आप आगाज़ में लगाएं या जब एक चीज़ मुकम्मल हो जाए उस वक्त लगाएं। बिल्कुल। यानी पौधा है तो क्या उसकी पत्तियां नोच के खा लेंगे या दरख्त होने का इंतजार करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वक्त तो उसे सपोर्ट करना होता है ताकि कल को ये फल दे। अच्छा, ये बताइएगा ताज साहब, आपने KRL जो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज थी उसको US ने कहा था कि इसकी सैंक्शन कर लो, सैंक्शन कर दी थी US ने, तो आपने फिर उसकी मुखालफत क्यों की थी? न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स जो थे। हाँ, डॉक्टर कदीर खान साहब का वो है जी जी। और बड़ी चीज़ ये कि रिसर्च हो, और रिसर्च को रोकना जो है, और इसमें भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक थीसिस है। जिस वक्त ये जो NPT पे दस्तखत करने को कहा गया, उन्होंने ये कहा कि NPT बड़े मुल्कों में होना चाहिए। इस वक्त दुनिया में कोई 60-65 मुल्क ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, और अगर उन्हें सिक्योरिटी का ख़तरा होगा तो वो बना लेंगे। लेकिन अगर बड़े मुमालिक NPT करें कि साहब हम ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर छोटे मुल्कों को ज़रूरत नहीं रहेगी उधर जाने की। इट्स मोर ऑफ ए मॉरल इशू कि क्या हम ऐसे हथियार बनाएंगे कि जो बेगुनाहों को कत्ल करते हैं? नहीं, हम नहीं बनाएंगे ऐसे हथियार। तो लेकिन ये कि इसमें जिनके पास हथियार हैं, अगर आप दूसरों को नहीं बनाने देते तो फिर उनकी मोनोपोली कायम हो जाती है, और फिर वो ब्लैकमेल कर सकते हैं छोटे मुल्कों को। बिल्कुल। दूसरी बात ये हुई है कि जब भी ये नौआबादियाती कॉलोनियल पावर्स गई हैं, तो वो हर जगह झगड़े छोड़ के गई हैं। जैसे हमारे यहाँ आपको पता है कश्मीर का झगड़ा है, उसकी वजह से हमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हुई, उसकी वजह से मिलिट्री बजट्स बढ़े, मिलिट्री बजट्स बढ़े तो हमें कर्जे लेने पड़े। आज जो कर्ज़ों की के ऊपर सूद है वो हमारे मिलिट्री बजट से ज़्यादा है, और सिर्फ इस वजह से कि एक मसला जो था वो 70 साल से गैर हल, उसका कोई हल जो है वो, और ये उन्होंने एक पॉलिसी के तहत किया। दुनिया में हर जगह से जहाँ गए, 50 मुल्कों में, वहाँ सरहदी झगड़े, और वो मिलिट्री बजट्स उनके ऊपर जा रहे हैं, हथियार वो उन्हीं से खरीदते हैं। उनकी इकॉनमी सिर्फ जंग के ऊपर चल रही है। हमारी ज़रूरत अमन है, तो हमें अमन के लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बिल्कुल। और जब अमन की बात हो ही रही है तो कैसे भूल सकते हैं भाई, बिलावल भुट्टो जरदारी शादी का उन्होंने कुछ थोड़ा क्यों दिया है, कब कर रहे हैं वो शादी, कुछ आप बताएं इस बारे में। ये उनका ज़ाती मामला है। ज़ाती मामला है, तो कुछ मेरे ख्याल से वो नहीं मिला आपको क्यों कि भाई अब करने वाले हैं बिलावल जरदारी साहब? अच्छी बात है अगर उनकी घर आबाद हो उनका, मैं तो बहुत, और जो उनकी बहनें हैं वो तो बिल्कुल मतलब जैसे मेरी बेटियां हैं ऐसे वो हैं। तो मैं मतलब बात ये है कि मैं दुआएं करता हूँ उन बच्चों के लिए कि अल्लाह उन्हें महफूज रखे और खुश रहें।
बिल्कुल आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया सर, आपने आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इतनी सारी मालूमात फराहम की जो हमें नहीं थी शायद, कि आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बताया कि भाई उसकी ये डॉक्टर अमीन ने मुझसे कहा कि ताज साहब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होती, आप ये क्या mv²/r लिए बैठे जी जी ये होती नहीं है। बिल्कुल वो जो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन है कि पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो कर्व के ऊपर टेंजेंट पे होते हैं और आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बिल्कुल। लगानी हमें तो पड़ती सारे बचपन में यही लगती रही, मैट्रिक और इंटर में हम यही पढ़ते रहे कि चाहे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, There पत्थर is no घुमाते हैं, तो ऐसा centrifugal कुछ force. भी नहीं होता। भाई ताज साहब हमें ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया ताज साहब आपका कि आपने वो इतनी ऑर्बिट्स अहम पे मालूमात। सैयारे ग्रेविटी की वजह से रहते हैं। अच्छा, ग्रेविटी का, भाई ग्रेविटी का इसमें पार्ट है। और आज के शो का वक्त भी बातों बातों में इतनी जल्दी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। कल एक नए शो, एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।